पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विभाय स्मरे पुंडरीकाक्षसर्वन्तरशुचिः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतिताय नागान्नाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम प्रणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। जय बाबा काल प्रकट। अच्छा, आप लोगों की एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता है? मैं ये पढ़ रहा था, एक कोट आया मेरे सामने। ये एक्चुअली इंस्टाग्राम पे ही था, तो लोग झगड़ा कर रहे थे वहाँ पर। सो द कोट वॉज, ब्राह्मण है वो बोल रहा है कि हम भगवान से नहीं है, भगवान हमसे है। द ग्लोरी, राइट, द ग्लोरी कि ब्राह्मण बोल रहा है कि हम भगवान से नहीं है, भगवान हमसे है। मतलब हम भगवान के वंशज नहीं है, ब्राह्मणों के वंशज भगवान है। एंड दैट इज़ ट्रू। मैं सिखाऊंगा ये चीज़ किसी दिन कि किस भगवान से, मतलब कि कौन से जो देवता हैं वो किस इसके आते हैं, गोत्र के आते हैं। सिर्फ एक भगवान का गोत्र नहीं है, लेकिन उन्होंने भी गोत्र को अडॉप्ट किया था। शिव जी ने भी गोत्र को अडॉप्ट किया था। ओके, तो ये भी एक चीज़ है। चलिए, आज हम लोग बाकी 25 रूल्स हुआ था, 25 ही आई थिंक रूल्स हुआ था। किसी ने पिछले वाला वीडियो देखा था? मुझे याद नहीं है कितना मैंने रूल्स कराया था। तो चौथा भाव वाला करा दिया था मैंने, और चौथा भाव में अकेले शनि मकर, तो ये भी मैंने करा दिया था। अस्त ग्रह, हाँ ये वाला मैंने करा दिया था। 26 से करेंगे, ठीक है। यदि शुक्र 12वें भाव में हो तो व्यक्ति अतुल्य धनवान एवं प्रसिद्ध बनता है, लेकिन यदि छठे भाव में हो तो दरिद्र भाव, दरिद्र भाव, द्रव्य भाव नहीं लेने देता। भावार्थ रत्नाकर में लिखा है कि बेसिकली अगर 12th हाउस में रहो, शुक्र जो है उसके तत्वों के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। मेरी हैंड राइटिंग मुझे नहीं समझ में आती कभी कभी। जैसे अगर वीनस यहाँ पर हो, इट इज एग्जॉल्टेड पोजीशन, वीनस यहाँ पर हो तो इसको बोलते हैं हम लोग मारण कारण स्थान, ठीक है। तो वीनस अगर यहाँ पर हो तो बेसिकली जातक को ही सेफ गार्ड्स जातक फ्रॉम सर्टेन थिंग्स, लेकिन यहाँ पर वो जातक के पास पैसा ज़्यादा नहीं आने देता, लेकिन यहाँ पर हो तो बहुत ज़्यादा धनी बना देता है। बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर बात किया गया। उसके बाद सर, जी जी, अगर ये वीनस कोई भी हाउस में एग्जॉल्टेड हो तो भी ये होगा कि नहीं, सिर्फ ये 12th के लिए? नहीं, देन स्टिल इट विल हैपन। देखिए, जैसे जो क्षेत्र हैं वो है आपके हाउसेस, राइट। हाउसेस आर नेवर चेंजिंग, वो क्षेत्र हैं, ठीक है। लेकिन राशियाँ चेंज होती हैं। राशियाँ जैसे एसेंडेंट बदलता है हर 2 घंटे में, तो उसकी वजह से राशियाँ चेंज होती हैं। तो राशियों का भी प्रभाव है और क्षेत्रों का भी प्रभाव है, दोनों मिला के देता है। तो सर, अगर वीनस 12th में होगा और वीनस स्पाइसेस में होगा, ये दोनों के रिजल्ट सेम ही हो, फिर राशि या हाउस तो अगर दोनों चेंज मिल हो? जाता है, अगर पाइसिस है और 12th है तो बहुत ओपी, ओवर ओके। पावर्ड हो जाएगा। हम्म। और यही क्या हुआ, सोचिए उल्टा हो गया। जैसे यहाँ पर 12th आ गया, ठीक है। अब बताइए ये क्या रिजल्ट देगा। अब ऑल्दो एग्जॉल्टेड है वीनस, लेकिन वो रिजल्ट क्या देगा बताइए। इतना अच्छा नहीं देगा शायद। क्यों? मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि इतना अच्छा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ रिजल्ट क्या क्या हो सकता है। अभी तक इतना ज्योतिष पढ़ा है आपने, बताइए मुझे इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। 6 में आ गया तो यानी शुभ ग्रह वहां पे बैठ गया तो रिजल्ट में कमी देगा। ये तो होगा, लेकिन वो रिजल्ट क्या देगा। स्पाइसेस में वीनस, स्किन डिजीज कोई दे सकता है। जी, और वीनस क्या क्या पैसों में रिप्रेजेंट करता है। दिक्कत है या जॉब में दिक्कत है, ऐसा कुछ? पैसों में दिक्कत दे सकता है, यस। बट ये आदमी डॉक्टर बन सकता है बहुत बढ़िया, क्योंकि 6th हाउस वर्क प्लेस है। वीनस यहाँ पर ऑल्दो मारण का स्थान पे है, लेकिन डॉक्टर बहुत बढ़िया से बना सकता है आदमी को। वैद बहुत बढ़िया यानी बना सकता उसको जो किसी का यानी हीलिंग है या जिससे किसी को प्रॉब्लम होती है उससे वो पैसा कमा सकता है, ऐसा? नहीं, नॉट नेसेसरली। वो डिसाइड करेगा सेकंड भाव का लॉर्ड, तो मैंने आगे समझाया। सेकंड हाउस का लॉर्ड जिस नक्षत्र में है वहाँ से आपके लिए पैसा आएगा। जैसे आज मैंने ये कुंडली देखा, अभी जस्ट आप लोगों से बात करने से पहले। ये लड़का बहुत परेशान है। देखिए, ये जो कुंडली है ये है आपका एक्वेरियस लग्न है, कुंभ लग्न है। इसकी राशि है मेष की, और नक्षत्र था अश्विनी, ठीक है। अब देखिए, मैंने इस जातक को देखते हुए बताया कि ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। पता है कैसे? द्वितीय भाव का जो स्वामी है,
द्वितीय भाव का जो स्वामी है जो कि है वीनस, वो बैठा हुआ है, देखिए सॉरी जुपिटर बैठा है कृतिका में। कृतिका हो गया सूर्य का नक्षत्र, मतलब इसका पैसा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब से ही आएगा, गवर्नमेंट के थ्रू ही आएगा, कुछ भी करे गवर्नमेंट या फिर पैसा टेम्पल के थ्रू। अब देखिए मुझे ये भी पता चल गया कि इसका जो फादर थे ना वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे। कोई बता सकता है कैसे? जिसके फादर थे वो भी गवर्नमेंट जॉब में ही थे, कोई बता सकता है कैसे? मैंने यहाँ तक बता दिया इसको देखते हैं कि इसके पिता जो थे वो आर्मी में थे, रिटायर्ड है, पेंशन जो आ रही है उसके थ्रू भी, मतलब कहीं ना कहीं से इसका कमाई तो गवर्नमेंट के थ्रू ही है, इसने एग्री कर दिया। पहले ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था लेकिन जब बताना चालू किया तो सुधर गया पता है कैसे? मैंने देखा, एनीवन वांट्स टू ट्राई? सन सन का नक्षत्र से हाँ सन के नक्षत्र से नहीं, एक्चुअली वीनस के नक्षत्र प्लस सैटर्न और जुपिटर के कॉम्बिनेशन से मैंने देखा। तो ये भी एक चीज़ है, मतलब ये जहाँ तक जो भी पैसा आएगा आज तक लाइफ में या फिर जो भी कमाएगा, तो ऑल्दो क्या हुआ ये जहाँ तक का, मतलब देखिए अब क्या है, भाग्य का स्वामी जो है वो पंचम में जाके अस्त हो गया, वहाँ पर दिक्कत उसने क्रिएट कर दी। अब भाग्य का स्वामी है नहीं तो गवर्नमेंट जॉब लगेगा कहाँ से? ऑल्दो इसने व्रत करके मंगलवार का अपने मार्क्स को सुधार लिया है, मतलब दशम भाव सुधरा हुआ है, लेकिन वहाँ पर प्लूटो बैठ गया है, अब वहाँ से उसको रिकॉग्निशन मिलेगा नहीं। इसी बार देखिए कितना कितना हद तक इसका मतलब भगवान ने भाग्य ने साथ नहीं दिया। अगर ये मेरे पास पहले आता तो हो सकता है इसका लग जाता। आप देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ, करियर देखिए, वीनस में केतु में राहु, दिस वॉज एग्जैक्ट द टाइम जब उसको गवर्नमेंट जॉब लग जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसके भाग्य का स्वामी अस्त है तो उसने अलाउ ही नहीं किया। अगर वो मेरे पास एक महीना पहले आता उपाय करके, हो सकता है इसका भी जॉब लग जाता। 3 मार्क्स से रह गया, सिर्फ 3 मार्क्स से। एसपीओ का एग्जाम था, 3 मार्क्स से रह गया और मैंने देखते बता दिया। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कुंडली को समझें एट अ डिफरेंट लेवल। तो जैसे एक चीज़ बताता हूँ आपसे, एक पहले तो एक चीज़ है कि जैसे अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजर बनते हैं जितना हो सके कम बोलिएगा, मजाक नहीं, लेकिन हमारी आदत रहेगी कि हम लोग जैसे स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ। मैं आप लोग को समझाते समय ना करोड़ चीज़ें बता सकता हूँ चार्ट के बारे में, लेकिन मैं जब क्लाइंट से बात करूँगा ना बहुत कम बात करूँगा। क्यों? पहली चीज़, अगर क्योंकि आप लोग स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में तो आप लोग को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप जितना कम और एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देंगे उतना बढ़िया। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा गलत होते जाएगा और उतना ज़्यादा आप एक डिप्रेसिंग स्लोप में चले जाओगे। ये मेरे साथ आगे होता था, मतलब इधर आई गेव लाइक 100% एक्यूरेट आंसर्स, और नहीं तो मतलब समझ लीजिए कैसे बताऊँ, मतलब 50-50 हो जाता था फिर, नहीं तो वो 50% मेरे को बहुत हॉन्ट करता था, 50% मेरे आंसर्स गलत हो जाते थे कभी कभी और ख़ास करके ये होता था 2 लग्नों के लिए, जेमिनाई और वर्गो। ये लग्न मुझे समझ नहीं आते थे आगे, क्योंकि मुझे इनका लॉस नहीं पता था। अब मुझे पता चला तो मुझे समझ में आया कि क्यों उस समय नहीं समझ आ रहा था। तो जितना हो सके कम बोलिए और आंसर्स दीजिए। पर मैं तो ऐसे करूँगा ही, टेस्ट तो आप लोग के साथ करते रहूँगा, आप लोग को सिखाऊंगा भी वैसे ही करके, लेकिन जितना हो सके कुंडली, अभी कुंडली आप लोग भी देखना थोड़ा चालू करिए, ठीक है? अपने घर वालों का, अपने आसपास का 1 रुपया ले लिया कीजिए, लेकिन उनका चार्ट भी लेके आइए, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है करके हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो भी मैं डिस्कशन करूँ वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? नहीं तो फिर मेरा हेल्थ ख़राब होगा अगर कोई दूसरा अपना रिलेटिव का कुंडली दिखा रहे हैं तो। चलिए, ये तो हो गया। उसके बाद भाव, भाव के स्वामी तथा भाव के कारक तीनों ग्रहों बलवान हो तो उस भाव का पूर्ण फल, 2 बलवान हो तो आधा फल, 1 बलवान हो तो 1/4 समझना चाहिए। समझ में आया? ये भाव प्रकाश एक किताब है जो कि कालिदास महाराज जी ने लिखा है, उसका है। मतलब सोचिए कोई एक भाव है, तो भाव इस हाउस, या 4th हाउस हुआ, राइट? 4th हाउस। अब यहाँ पर एक राशि पड़ेगी, लेट सपोज 8 बैठा है, और भावेश मतलब जो हुआ इसका आपका मंगल यहाँ पर बैठ गया, ठीक है? आप तीनों को देखिए, अगर मतलब भाव का स्वामी, अब देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी मून है, राइट? नॉर्मली मून के अंडर आता है, जैसे मून यहाँ पर चंद्र मंगल योग बना दिया, तो आप बोलेंगे कि भावेश जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? भावेश मतलब भाव का मालिक। उसके बाद बोलेंगे, सॉरी कुछ गलत बोल दिया मैंने, हाँ, भाव का मालिक स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद बोलेंगे राशि का स्वामी,
अब राशि का स्वामी जो है वो 8 नंबर राशि है, इसके स्वामी भाव के स्वामी के साथ बैठ गया, तो ये एकदम अच्छा, और दोनों का दृष्टि है यहाँ पर, तो मतलब इस जातक का चतुर्थ भाव सिक्योर है, अच्छा है। तो इसका जो चतुर्थ भाव का फल है वो पूर्ण मिलेगा, 100% मिलना चाहिए इसको। देयर कैन बी मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ दिस, ठीक है। सर ये वापस रिपीट करिए ना। किसी भी घर का अगर आपको फल देखना है तो पहले उसका भाव देखिए, भाव देखिए, ठीक है। भाव क्या फल दे रहा है, मतलब भाव के मालिक को देखिए। भाव मतलब पहला भाव का मालिक कौन कौन होता है, जैसे आपको याद होगा कारक तत्व है ना सबके, ये एक मैंने बताया था कि पहले भाव का मालिक कौन है, द्वितीय भाव का कारक कौन है, राइट। तो कारक तत्व वाले मालिक, तो पहला भाव का होता है सूर्य, द्वितीय भाव का होता है वीनस एंड जुपिटर, ऐसे करके, राइट। तो चतुर्थ भाव का जो मालिक होता है वो होता है आपका मून, ठीक है। तो भाव के मालिक को देखिए, उसके बाद भाव में बैठी राशि को देखिए, भाव के राशि के मालिक को देखिए, भाव में जो राशि पड़ रही है उसके मालिक को देखिए, और फिर मतलब उस भाव को देख लिए। और भाव मतलब यहाँ पर कारक मत पकड़िए, इस कारक अलग से पकड़ लीजिए, ठीक है। मतलब उस घर में बैठे ग्रह को देखिए, मतलब उस हाउस का सिचुएशन, फिर राशि का मालिक, राशि का स्वामी, मतलब जो भी राशि उस घर में फॉल कर रही है, और कारक मतलब मून यहाँ पर काउंट होगा, चतुर्थ भाव तो मून काउंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर होगा मार्स। अब समझ में आया आपको। अब यहीं पे सोचिए, ऐसे अगर मैं यहाँ पर सैटर्न डाल दूँ, अब क्या होगा इसका फल, कोई बता सकता है? या फिर वीनस डाल दूँ, सैटर्न के लिए बताओ, वीनस के लिए बताओ, एक एक करके। सर सैटर्न के लिए शायद थोड़ा फ्लक्चुएशन वाला ही होगा, क्योंकि मून और सैटर्न की नहीं बनती इसलिए। वजह से भाई आप एग्री करते हो? अरे भाई माइक खोल लो। अब बोलो क्या बोल रहे थे। ठीक है बात कर रहे हैं, हम आपके सैटर्न गुरु थोड़े फोर्थ हैं, में। डंडे मारेंगे आपको अभी। सॉरी। ये बताइए, जैसे क्या? जो कुंडली बनाया मैंने, यहाँ पर दो ग्रहों के मैंने हाँ प्लेसमेंट बताए हैं। जैसे मैंने ये बताया हाँ कि हाँ। मून हुआ या ये हुआ, ये नॉर्मल प्लेसमेंट था, तो उसका 100% हमको रिजल्ट मिल रहा था। अब मैंने चतुर्थ भाव अच्छा, में दो कंडीशंस डाले, एक में सैटर्न, एक में वीनस। तो ये बताइए रिजल्ट कैसे बदल जाएगा? सैटर्न के लिए क्या रिजल्ट होगा, एक वीनस। दिन बताइए। वीनस के लिए क्या होगा, एक दिन बताइए। वीनस से शायद ठीक ही रहेगा। और सैटर्न से? सैटर्न से मतलब हो सकता है उसकी दृष्टि बढ़ रही, हार्ड वर्किंग बन जाए, पता नहीं। फोर्थ में मे बी प्रॉब्लम देगा, लेकिन अरे भैया आप प्रोफेशनल लोग में बेसिक्स शायद। भूल रहे हो। आप लोग हवाई तीर क्यों मार रहे हो? बेसिक्स पे जाओ ना। हवाई तीर क्यों मारने, बेसिक्स पे जाओ। देखो, ये पहले राशि कौन सी हुई? अगर मैंने अष्टम भाव में ये प्लेस किया तो राशि लग्न कौन सा हुआ, ये बताओ। 3 4 5 हुआ, सॉरी हाँ 3 4 5 हुआ, राइट। 6 7 8 9 10 11 12। अब शनि जो है वो मारक है, शनि जो है वो बाधक है, चतुर्थ भाव में बैठेगा तो वैसे भी खराब कर देगा। ओके, बेसिक्स पे जाओ, हर समय बेसिक्स पे जाओ। हवाई तीर मत मारो कि जो ये है ऐसा है बैठा हुआ है, क्या ये है तो सैटर्न बर्बादी कर देगा। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को बर्बाद करेगा, इट इज़ ट्रू। और लेकिन क्या है, अगर गवर्नमेंट जॉब के परस्पेक्टिव से देखा जाए देन इट इज़ ओके। हाँ लेकिन मदर को बहुत ज़्यादा सीवियरली प्रॉब्लम देगा, ये तो लिखा है, ये तो तय है। अब वीनस हुआ तो क्या होगा, देखो वीनस क्या है, वीनस और मार्स का फेरबदल हो गया है। वीनस के राशि में मतलब मार्स की राशि में बैठ गया, या 8 है यहाँ पर, तो मार्स की राशि में बैठ गया वीनस, और दो वीनस की राशि में बैठ गया मार्स, तो ये राशि परिवर्तन हो गया। तो दोनों एक दूसरे के घर को हर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल दो जो वीनस है आपका, ये कहीं ना कहीं बाधक है, मतलब त्रिक भाव त्रिषडाया भाव का मालिक है, लेकिन ये भी थर्ड होकर फोर्थ में बैठा हुआ, मतलब ये जातक अगर वीनस बैठता है यहाँ पर तो योग कारक हो जाएगा। क्या उस हाउस को बर्बाद करेगा? नहीं करेगा। तो लेट्स कंसिडर कि अगर पिछला वाला जो था मार्स और मून के विदाउट, इट वॉज कम्प्लीटली ओके, ठीक है।
तो ये वीनस वाला कंडीशन में भी, मार्स मून में भी आपको फुल 100% मिलना चाहिए। वीनस मार्स मून वाला कंडीशन में भी आपको 100% ही मिलना चाहिए। लेकिन जब सैटर्न ऐड हो जाएगा, सैटर्न मार्स और मून हो जाएगा, तो इसमें आपको 50% ही रिजल्ट मिलेगा फोर्थ हाउस का। जी बताइए। सर ये वापिस ही थोड़ा करवाइए ना, क्योंकि देखिए फिफ्थ होगा तो फिर नीचे 11th आएगा और 12th आएगा ना 8th हाउस में साइन। हाँ वही तो आया है 10th और अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 यहाँ पर आएगा ना। यानी ये मिक्सअप हो रहा है, आप वापिस से एक करवा मिनट, दीजिए ना प्लीज। एक मिनट रुको, 5 6 7 8 9, यहाँ पर 10 आएगा, सॉरी सॉरी माय बैड, यहाँ पर 11 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, माय बैड माय बैड माय बैड। ठीक है, तब भी वही रिजल्ट होगा, तब भी स्टिल द रिजल्ट विल बी सेम। आप इसको भूल जाइए, आप इस वाली चीज़ को भूल जाइए, माय बैड, आप इस वाली चीज़ को भूल जाइए। स्टिल द रिजल्ट विल बी सेम। यहाँ पर 10 आएगा, सॉरी यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर 11 आएगा, स्टिल द रिजल्ट विल बी सेम। क्योंकि 6th हाउस इज खराब हाउस है और ये जो घर है 7th हाउस तो मारक हो ही जाता है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पर बैठेगा स्टिल इट विल कॉज द सेम ट्रबल। 6 आपको याद नहीं है, छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव का स्वामी जहाँ पर भी बैठता है उसको हल्का कर देता है भाव। तो यहाँ पर तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन चंद्रमा के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। चंद्रमा के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि सूर्य के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे कर्क लग्न में सूर्य मारक नहीं होता है और सिंह लग्न में जो चंद्र होता है उसको द्वादशेष होने का ये नहीं लगता, दोष नहीं लगता, राइट। स्टिल द सेम रिजल्ट्स विल कैरी। तो सर अगर वहां पे कितना भी अच्छा प्लेस्ड हो या कुछ भी हो, लेकिन रिजल्ट में फिर भी दिक्कतें देगा, मीन्स शनि, जोडियक साइन के हिसाब से। शनि, हाँ शनि। हाँ शनि तो देगा, नहीं नहीं, ज़ोडिएक चेंज साइन चेंज होगा तो फिर रिजल्ट्स बदल जाएगा। इसीलिए तो लग्न है, कुंडली है, मतलब लग्न है, राशि है, नक्षत्र, इसीलिए तो बना है सब कुछ, इसीलिए तो बना है। इसको हम लोग और तोड़ सकते हैं, मतलब देखिए अब अष्टम भाव पड़ा 8 में, 8वें राशि में कौन कौन सा नक्षत्र पड़ता है, किसी को पता है कौन कौन सा पड़ेगा? अष्टम में तो लास्ट वाले 3 पड़ेंगे, मतलब 4 4 पड़ता है ना, तो अष्टम में तो लास्ट पड़ेगा, मतलब दूसरे सेट में पड़ेगा। तो दूसरे सेट का लास्ट जो है वो है अनुराधा, अनुराधा, सॉरी विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, ये 3 नक्षत्र पड़ेंगे यहाँ पर, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। अब डिपेंडिंग ऑन किसके नक्षत्र में क्या बैठा हुआ है, अगेन रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। अगर विशाखा में हुआ जो कि जुपिटर का नक्षत्र है तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी शांत रहेंगी। अनुराधा मेरा तो बर्बादी करेगा, और अगेन जब ज्येष्ठा में चलेगा देन अगेन बर्बादी ही करेगा। ऑल्दो वो बर्बादी पैसे वाला बर्बादी, मतलब पैसे का बर्बादी करेगा ये आदमी। और अगर अनुराधा में बैठा जो कि सैटर्न का नक्षत्र है, तो यहाँ पर आदमी बर्बाद करेगा खुद को और खुद के दारू वारू में बहुत ज़्यादा लुप्त हो जाएगा। ये तो हम लोग बता सकते हैं क्योंकि 10वां दृष्टि है वो तो लगने पड़ेगा ना, तो वैसा हो जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ, और सर आपने बताया था ना कि जैसे वो अंतरदशा महादशा में पहले हम्म। अगले वाले हाउस की रिजल्ट आती है फिर दूसरे वाली, तो वो टाइमिंग कैसे डिसाइड होता है, यानी चार्ट से ही पता चलता है अरे नहीं कि नहीं, फिक्स टाइमिंग नहीं रहता है? नहीं, आप थोड़ा गलत समझ गए उस चीज़ को। मैं अगेन समझाता हूँ, मैं अगेन समझाता हूँ। वो जो 2 नियम थे वो ये बोलते हैं कि जैसे मेरा ये चार्ट हो गया तो मेरा जुपिटर में सैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो पहले बोलता है, पहला जो नियम था वो बोलता है कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा मूल त्रिकोण राशि का, ठीक है, ये बोला जाता है, राइट। तो जुपिटर का मूल त्रिकोण राशि हो गया आपका 9 एंड सैटर्न का हो गया 11, तो ये दोनों का ज़्यादा रिजल्ट मुझे मिलेगा इन दोनों की दशा में। उसके बाद बोलता है दूसरा नियम कि लग्न से काउंट करते हुए जो पहला नक्षत्र है, मतलब पहला राशि आएगा, उसका रिजल्ट ग्रह पहले देगा, मतलब ज़्यादा करके देगा। यही बस बोला जा रहा है, ज़्यादा करके देगा। अब या फिर पहले देगा, तो पहले का अर्थ कैसे आप डिसाइड करेंगे कि जैसे सोचिए जब कोई भी दशा चालू होती है तो जुपिटर सैटर्न में जुपिटर आएगा पहले, राइट। जुपिटर सैटर्न में जुपिटर पहले आएगा, ऐसे करके दशा चालू, नहीं सॉरी, जुपिटर सैटर्न में सैटर्न आएगा, जुपिटर सैटर्न में, जुपिटर सैटर्न में सैटर्न आएगा, जुपिटर सैटर्न में सैटर्न आएगा, फिर जुपिटर सैटर्न में मर्क्यूरी आएगा, फिर जुपिटर सैटर्न में केतु आएगा, वीनस आएगा, सन आएगा, मून आएगा, मार्स आएगा, राहु आएगा, एंड देन अगेन जुपिटर आएगा। तो इस चीज़ को अगर हम छोड़ भी देते हैं, अगर इफ़ यू जस्ट कंसीडर कि जुपिटर में जुपिटर का था, देखो जुपिटर समझाऊंगा तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। जुपिटर और जुपिटर था, ठीक है।
तो जुपिटर में जो पहला रिजल्ट मिलेगा वो नवम भाव का मिलेगा। मतलब जुपिटर की दशा में पहले धार्मिक हो जाऊंगा मैं, और फिर द्वादश, मतलब द्वादश क्या है, घर से दूर जाना, वो फिर मैं जाऊंगा। और ये हुआ था मेरे साथ, पहले मैं धार्मिक हुआ, फिर मैं काशी गया घूमने के लिए, मतलब एक अलग ये था, लेकिन हुआ था मेरे साथ, राइट। तो दिस अप्लाइज, समझ में आया? ऐसे करके होता है। तो फिर पहले सर धार्मिक होगा, तो फिर खर्चे होंगे। ये फिर रेंडमली ऐसे रहेगा कि नहीं, पहले अगर 9th हाउस का चल रहा है तो वही टाइम पीरियड चलेगा, फिर 12th का आएगा ऐसे? हाँ हाँ, मतलब वो रैंडम है, लेकिन पहले पहले जो रिजल्ट मिलेगा वो उसके जो लग्न से काउंट कर रहे हो, उसका जो पहला राशि आएगा उसका पहले रिजल्ट देगा। अब सोचो, जैसे अगर आपका आपका बताओ तब आपको शायद समझ में आए। हाँ सर, देखिए मेरे कैंसर असेंडेंट है, तो पहले जुपिटर की अभी रुको दशा रुको चल रुको, रही है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, हाँ। तो जुपिटर पहले यहाँ पर पड़ रहा है और फिर यहाँ पर पड़ रहा है, हाँ। हाँ, तो जुपिटर वो में कैसे? जुपिटर में किसकी दशा है अभी? अभी तो सूर्य में जुपिटर है सर, सन में जुपिटर। सन में जुपिटर है, तो सन में जुपिटर, तो सूर्य आपका मालिक हो गया द्वितीय भाव का, लेकिन मारक होने का पाप तो पड़ेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं से पैसे आएंगे या फिर फैमिली बड़ा होगा। उसके बाद 9th मतलब 6th हाउस को ट्रिगर करेगा जुपिटर, पहले 6th हाउस को ट्रिगर करेगा, मतलब कोई ना कोई आपको बीमारी ऐसा कुछ होगा, या तो कहीं से जॉब आएगा, जॉब का ऑफर आएगा, नहीं तो बीमारी आपको होगा कुछ, ठीक है। अब नवम भाव है तो जांघों से रिलेटेड, पैर से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकता है, दर्द वर्द वाला सीन हो सकता है आप, ठीक है। ये पहले होगा, फिर भाग्य का वृद्धि होगा फिर धार्मिक होगा, तो ऐसे करके चलेगा, समझे? जी सर। हाँ, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। द्वादश से जिस भाव में बैठेगा उस भाव को हानि पहुंचाएगा, मतलब 12th हाउस का लॉर्ड जिस भी हाउस में बैठेगा उस हाउस का प्रॉब्लम कॉज करेगा। उसके बाद किसी भी भाव में जो ग्रह बैठे उसकी अपेक्षा जो ग्रह उस भाव को देख रहा है उसका प्रभाव अधिक रहेगा। हाँ, यस, ऑफ्टन पीपल मिस्टेक दिस, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको एक चीज़ बताता हूँ, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लोग ऑफ्टन मिस्टेक दिस थिंग। सोचो कि जुपिटर यहाँ पर बैठा हुआ है, राइट। तो जुपिटर यहाँ पर बैठा है तो इसको आपको डिग्री देखनी पड़ेगी, सोचो 24 है, राइट, 24 है फर्स्ट में, मतलब ये तो पहले तो आर्ग्यूमेंटेटिव वाला जुपिटर होगा, और जो डिग्री होगी उसके हिसाब से भी मतलब लास्ट पद है, तो आर्ग्यूमेंटेटिव प्लस लग्जरी वाला जुपिटर, ये है आर्ग्यूमेंटेटिव प्लस लग्जरी वाला जुपिटर, क्योंकि इसकी जो नक्षत्र पड़ेगा, मतलब राशि हो गई एरीज और नक्षत्र हो गया आपका अश्विनी भ्राणी, ठीक है। तो ये हुआ वीनस, ये हुआ मार्स, लेकिन ये आर्ग्यूमेंटेटिव वाला है, फाइटिंग जुपिटर। अब देखो, आपको एक चीज़ का पता करने के लिए ना आपको इतना सा पता करना पड़ा कि उसकी डिग्री क्या है, उसका नक्षत्र क्या है, उसका ये क्या है, लेकिन जहाँ पर वो देख रहा है ना जिन भावों को, उनको वो पूरा इन्फ्लुएंस करता है, पूरा, छोटा नहीं, पूरा इन्फ्लुएंस करता है। तो इस हिसाब से बोला जाता है कि जहाँ पर जो ग्रह देखते हैं उनका बल ज़्यादा होता है अपेक्षा में जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, कि बैठे वाले को एक और चीज़ होता है, क्योंकि जहाँ पर बैठा हुआ है ना, तो अब सोचिए यहाँ पर इसको मार्स एस्पेक्ट किया अष्टम दृष्टि से, तो उसका भी रिजल्ट अब देना पड़ेगा जुपिटर को, क्योंकि मार्स का एस्पेक्ट है, लेकिन इसकी जो दृष्टियाँ होंगी वो फुल ऑन पावरफुल होंगी, मतलब वो फुल ऑन देगा, दृष्टि आपका पूरा देगा, पूर्ण दृष्टि देगा, और उन हाउसेस को पूर्ण तरह से कंट्रोल कर सकता है, जुपिटर का ये पावर है। ऊपर से लिखा हुआ है कि जुपिटर क्या है कि गुरु भाव नाश्यते, मतलब जहाँ पर बैठता है वहाँ को नाश करता है, पराशरी में लिखा हुआ है, तो ये भी एक चीज़ है, ठीक है। तो इस हिसाब से बोला गया है कि जिस भाव में जो ग्रह बैठता है वो थोड़ा कम पावर वहाँ पर रिजल्ट देगा, लेकिन जिन हाउसेस को देख रहा है उसका भाव पूर्ण रिजल्ट देगा। सेम गोस फिर मार्स। मैं एक्चुअली ग्रहों की जब दृष्टियों की बात करेंगे ना, अब एक्चुअली बहुत कुछ है, मतलब सिखाने बैठूंगा तो भाई मैं समझ नहीं आता, इतना सब है ना, इतना सब नॉलेज है, कैसे बटोर के आप लोग को दूँ। जब हम लोग ग्रहों की दृष्टियों की बात करेंगे तो वहाँ पर सबकी दृष्टियों की अलग एक महत्व है, सन जहाँ पर देखता है उसको पावर प्रदान करता है। मार्स चतुर्थ भाव, जैसे मंगल जो है वो 4th देखेगा तो प्रोटेक्शन देगा, 7th देखेगा तो वहाँ पर चीज़ों को बर्बाद करता है, 8th देखेगा तो अगेन वहाँ पर एक अलग तरह का एक एनर्जी सर्कल बनाता है, तो ऐसे करके वो प्रदान करता है चीज़ों को।
बृहस्पति की अलग दृष्टियाँ हैं, शनि की अलग दृष्टियाँ हैं। अब आप नोटिस करोगे तो जो दृष्टियाँ ऐसे चलती हैं उनका अलग एक पैटर्न फॉलो होता है। जैसे 3-10, 5-9 ये शुभ दृष्टियाँ हैं। 5-9, 3-10 खराब करने वाली हैं। फिर 4-8 ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाली हैं। मतलब मंगल, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, राइट। 7 तो सबकी होती है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं इसको, फिजियोलॉजी है। मतलब फिजियोलॉजी नहीं, क्या बोलते हैं इसको, भूल गया नाम। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं, फिलोसॉफी। फिजियोलॉजी। चलो आगे बढ़ते हैं। शनि तथा राहु विश्चोदिक ग्रह हैं, अतः यह दोनों ग्रह जिस भाव में होंगे उसको विच्छेद करेंगे या रखेंगे। यदि यह दोनों सप्तम भाव में है तो पत्नी विच्छेद रहे तथा पत्नी सुख में न्यूनता रहेगी। पंचम भाव में है या पंचम भाव पर दृष्टि है तो पुत्र से विच्छेद होगा, अतः पुत्र सुख में न्यूनता रहेगी। मतलब ये तो हम लोग को सबको पता था कि राहु और केतु जिस भाव में बैठते हैं वहाँ पर बर्बादी करते हैं, एक्सेप्ट फॉर मतलब ये हर जगह पर एप्लीकेबल है। ऑल्दो सैटर्न छोड़ देता है, राहु नहीं छोड़ेगा। शनि छोड़ देते हैं एट अ सर्टेन पॉइंट। शनि मतलब 32-33 के बाद छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सैटर्न रिटर्न। वो वहाँ पर सैटर्न बोलते हैं कि इसको मैंने बहुत सिखा लिया, अब मुझे और भी काम है, बाद में देखा जाएगा। अगर अभी नहीं सुधरेगा तो फिर इसको मैं पीटूंगा, फिर 7.5 में पीटूंगा वापस। वैसे 7.5 का भी अपना एक फंड है, पता है। 7.5 में मोस्ट लोगों के दादा या दादी या पापा या मम्मी का मृत्यु होता है। ये हमेशा होता है, एंड दिस इज अ वेरी सैड थिंग। ये हमेशा होता है क्योंकि तो सर ये 7.5 पे ही एप्लीकेबल होता है या फिर ढैया में और उसमें भी देखने मिलता है? ढैया अलग चीज़ है, ढैया अलग चीज़ है। ढैया में कष्ट है, 7.5 में ये होता है। 7.5 ना एक शनि का टेस्ट जैसा एक प्लेग्राउंड रेडी करते हैं। क्रूर है, उनका वही तरीका है। जो एक छत होता है ना वो छीन लेते हैं शनि। पहला जो छत होता है वो ग्रैंडफादर होता है, उसके बाद फादर होता है, उसके बाद आप। तो अगर आप देखो तो शनि का जो ढैया आता है, मतलब सॉरी 7.5 आता है, वो तो पहले जन्म के समय आएगा। जन्म के समय से लेके 10 साल या 30 साल में भी आ सकता है, डिपेंड्स, ठीक है। एक तो वो बात हुई। उसके बाद देखो मेरे में हुआ था, मेरे पे एप्लीकेबल है क्योंकि मेरा जो शनि है वो बैठा हुआ था टॉरस में, और मेरा जो मून है वो बैठा हुआ था जेमिनी में। मतलब मेरा साइन जेमिनी हुआ, लेकिन टॉरस मतलब सैटर्न जैसे ही जेमिनी के ऊपर आया था, ठीक है, जेमिनी को क्रॉस कर रहा था, क्रॉस क्रॉसिंग जेमिनी, मेरे दादाजी की मृत्यु हुई थी। मेरा जन्म 2001 का है और मेरे दादाजी की मृत्यु हुई थी 2005 में। तो मैंने पहले 7.5 नहीं मेरे दादाजी को लिया, एंड इट हैपेंस, इट मोस्टली हैपेंस। अब फिर जो 30 वाली आएगी, ये जो सैटर्न रिटर्न आता है जिसको बोलते हैं, वहाँ पर फिर पिता को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। ऑल्दो आई नो हाउ टू डील विद इट, मतलब उसका उपाय भी है, राइट। कोई हर एक चीज़ का उपाय है, आप उसको करा सकते हो। मतलब बहुत सारे उपाय हैं। मैं लोगों को बोलता हूँ ये चीज़, मैं डायरेक्टली नहीं बोलना चाहता क्योंकि मेरे में ऐसा है कि मैं जो बोलता हूँ हो जाता है, तो मैं डायरेक्टली नहीं बोलता, मैं समझाता हूँ लोगों को, लेकिन समझते नहीं। कुछ बेवकूफ़ लोग हैं, उनको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी मजाक है। बोलता हूँ कि भैया करा लीजिए, मदर को एक्सीडेंट है। सर आपकी राशि है मीन्स मून साइन के पर नहीं है, क्या मतलब सर आपकी नेम नहीं, मेरी नेम पे ही है। मेरा जो नक्षत्र है वो मृगशिरा है, मृगशिरा। इसमें आता है का की कू, का की कू आता है इसमें। तो मेरा जो नाम है वो करण है, और मेरा जो राशि का नाम है वो अलग है। वो पूरा डिपेंड, पूरा वो अच्छा है, मतलब वो पूरा राशि का नाम किसी को बताते नहीं है, किसी को भी, गुरु को भी नहीं बताते राशि का नाम, क्योंकि राशि के नाम से बहुत आसान हो जाता है तंत्र मंत्र विद्या या फिर जादू टोना करना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, और ये चीज़ एप्लीकेबल होता है। तो शनि एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही हार्ड टीचर है, हार्ड कोर टीचर है। इनसे भाई जितना बच के रहो उतना बढ़िया। खास करके 7.5 जब चले तो शनिदेव के सामने समझ जाना, और पिटेंगे। उसके बाद राहु केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के स्वामी के समान अपना आचरण कर लेते हैं। ये दिस इज ट्रू। जिस
राशि में राहु केतु बैठते हैं ना, उस राशि या फिर उस भाव के स्वामी के हिसाब से अपना आचरण कर लेते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू, आई अग्री विद दिस 100%। अब केतु अगर बैठेगा सेजिटेरियस में तो वो अपना आचरण करेगा लाइक अ फाइटर, लाइक अ स्पिरिचुअल गुरु, वो अपना आचरण कर लेगा। एट द सेम टाइम अगर वो बैठेगा, केतु बैठेगा आपका इसमें जेमिनाई में, उल्टा हो गया, तो अब ये आदमी, अब केतु का जो आचरण है अगर वो अपनाएगा तो वो एकदम लाइक टॉकेटिव होगा, बाहर वाला होगा, बाहर की तरफ एक्सप्रेसिव होगा, लेकिन वो कर नहीं सकता, तो वहाँ पर केतु का एक कंफ्यूजन क्रिएट करके रख देगा, इस आदमी को 20 का बंदर बना के रख देगा केतु। सेम गोस विथ राहु। अब राहु सेजिटेरियस में बैठ गया तो ये हर चीज़ को क्वेश्चन करेगा, धर्म को क्वेश्चन करेगा। धर्म इसके लिए एक पहेली रहेगी, सॉल्व कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो अटका रहेगा। तथा वो भावेश शुभ है, या तो ये शुभ तथा अशुभ हो हैं, या तो अशुभ, क्या लिखा है मैंने, आचरण कर लेते हैं, वह भावेश शुभ हो तो अच्छा, बेसिकली अगर उस भाव का स्वामी शुभ है आपके चार्ट में तो वो शुभ रिजल्ट देगा, ठीक है। उस भाव का स्वामी अगर अशुभ है तो राहु केतु अशुभ फल देंगे। ये सिंपल नहीं, ये सिंपल में बताया हुआ है, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाया था कि राहु केतु कैसे फल देते हैं। जहाँ पर बैठे हैं उसका फल देंगे, जहाँ पर उनका फिर मतलब जिन हाउसेस को उस भाव का स्वामी रूल करता है वहाँ का भी फल देंगे। जिस हाउस में उसका स्वामी बैठा हुआ है, जिसके राशि में वो लोग बैठे उसका भी फल देंगे। जो उसको देखेगा राहु केतु को, उन सब का भी फल देंगे। तो राहु केतु बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। देखिए, भाव संबंधी आकस्मिक घटनाएं घटित करने में राहु सिद्धहस्त है, मतलब वही, अगर कोई अकारण मतलब बेमतलब का कोई चीज़ होता है जिंदगी में तो वो राहु है, और अप्स डाउन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वो केतु है, ठीक है। चलिए, किसी भी स्वराशि स्थित ग्रह के साथ केतु बैठा हो तो केतु उस स्वराशि ग्रह को बल को चौगुना कर देता है, तथा वह ग्रह अन्यत बलवान हो जाता है, अत्यंत बलवान हो जाता है। सॉरी, अन्यत पढ़ रहा हूँ, मतलब ये तो समझ में आ गया होगा। बेसिकली केतु अगर सोचो 9 में है और वहीं पे जुपिटर बैठ गया है स्वराशि, ठीक है, तो इसको वो 4 टाइम्स बलवान कर देगा, पावरफुल कर देगा, 4 टाइम्स, भयंकर पावरफुल। अब ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, एग्जैक्टली, इट डज नॉट मैटर। अगला जब पढ़ोगे ना तो उसमें समझ में आएगा कि कोई भी ग्रह अच्छा होकर भी बुरा कर सकता है और बुरा होकर भी अच्छा कर सकता है। अजीब चीज़ है, अजीब चीज़। अगला जब पढ़ोगे तो बड़ा ही अजीब चीज़ है वो। अगला पढ़ोगे ना तो एक अलग ही डायमेंशन खुल जाएगा दिमाग में, मतलब एस्ट्रोलॉजी समझ ही नहीं आएगी, कहाँ अप्लाई करोगे। उसके बाद यदि सूर्य व चंद्रमा को छोड़कर कोई अन्य ग्रह स्वराशि स्थित हो तो वह ग्रह अपनी राशि का प्रभाव की वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा ठीक ठाक, लेकिन बाकी कोई ग्रह जो हो वो अपनी दूसरी राशि का भाव में वृद्धि कर देते हैं। बेसिकली अगर जुपिटर बैठे गया 12th में तो वो 9 को भी बढ़ा देगा, ठीक है। अगर जुपिटर मार्स बैठ गया 1 में तो वो 8 को भी बढ़ा देगा, वृश्चिक को भी बढ़ा देगा, ठीक है। ऐसे करके है। उसके बाद चाहे नैसर्गिक पाप ग्रह हो चाहे नैसर्गिक शुभ ग्रह, जिस राशि में भी होगा उस राशि के स्वामी को प्रभावित करेगा। हाँ, दिस इज ट्रू। अब नैसर्गिक शुभ और नैसर्गिक पाप का आप लोगों को पता है, मतलब नैसर्गिक शुभ और नैसर्गिक पापी, इसका मतलब पता है आप लोग? नैसर्गिक मतलब कुंडली के हिसाब से। अब जैसे आपका इसमें एरिस लग्न में नैसर्गिक जो क्रूर ग्रह है वो हो गया आपका सैटर्न, शनि यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद वीनस एंड मर्क्यूरी, दिस आर नैसर्गिक क्रूर ग्रह फॉर माई चार्ट। अब आपके लिए, आपके लग्न के लिए अगर हम देखें तो जैसे इनका 4 था तो 4 5 6 7 8 9, एक मिनट, 4 5 6 7 8 9, हाँ 10 11 12 1 2 3, तो वीनस हुआ नैसर्गिक पापी,
उसके बाद आपका 6 मतलब मर्क्यूरी हुआ नैसर्गिक पापी, सैटर्न हुआ नैसर्गिक पापी। सैटर्न तो बहुत बड़ा का पापी है। तो बेसिकली अगर ये जिन भी भाव में बैठ जाए तो बैठ गया यहाँ पर, और ये आपका योग कारक ग्रह है, राइट, मंगल आपका योग कारक ग्रह है, तो ये मंगल को प्रभावित करेगा, ठीक है। मंगल कहीं भी बैठा हो, इवन इफ सैटर्न इज नॉट एस्पेक्टिंग मार्स, इट विल स्टिल इन्फ्लुएंस मार्स। आई होप आपको समझ में आया। उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी पूछ लीजिए। सर अगर पहले लगने का मालिक सेकंड हाउस में गुरु हो तो भी वो मारक कहलाएगा? नहीं, लग्न का मालिक के लिए सब एक्सेप्ट हो जाता है, सब चीज़। अगर वो अष्टम भाव का मालिक हो, सिक्स हाउस का मालिक हो, फर्क नहीं पड़ता, तो इन सब चीज़ों से बचा रहता है। जैसे टॉरस लग्न के लिए जो ये होता है, सॉरी वीनस होता है, वो सिक्स हाउस का भी लॉर्ड है टॉरस लग्न के लिए, लेकिन उसको माफ़ी है। और सेम गोस फॉर इसके लिए लिब्रा लग्न के लिए मंगल जो है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, लिब्रा लगने के लिए वीनस जो है वो 8 हाउस का भी मालिक है, लेकिन वो एक्सेप्ट है इस चीज़ से। लग्निस को ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती। जैसे अगर आप बात करें तो फिर ये एक्वेरियस लगने के लिए 10th पड़ेगा ना, एक्वेरियस नहीं 12th पड़ जाएगा सर। कैप्रिकॉन लगने के लिए मार्क जो है तृतीय भाव का मालिक है वो सैटर्न ही है, लेकिन यहाँ पर वो शुभ ग्रह का फल देगा, मार्क नहीं बनेगा। लग्नेश हमेशा लग्न की रक्षा करता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन? पानी लाने दीजिए। कोई क्वेश्चन है तो दिमाग से निकालिए, थोड़ा रखिए पेट पे, मैं सुने क्वेश्चंस। बिना क्वेश्चन आंसर के एस्ट्रोलॉजी कैसे होगी? सर जी अगर प्रोफेशन या किसी भी भाव में जैसे कि कोई प्रोफेशन है उसमें कोई दृष्टि पड़ी ग्रह की तो वो भी प्रोफेशन चेंज कर देगी कि सिर्फ ग्रह और नक्षत्र से ही देखना है? समझा नहीं, इसको ठीक से समझाइए। जैसे 10th भाव में वीनस है, लेकिन वो लेट सपोज सन के नक्षत्र में है, तो उनके हिसाब से प्रोफेशन डिसाइड होगा, या फिर अगर उसकी मार्स की दृष्टि वहां पे पड़ी तो मार्स के हिसाब से भी चेंज होगा ऐसे? मार्स भी इन्फ्लुएंस करेगा वीनस को वहाँ पर। तो यानी कोई ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो वो भी प्रोफेशन में होगा कुछ उसमें, कि नहीं सिर्फ दशा महादशा में? एक प्रोफेशन कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। प्रोफेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। जैसे इसी जातक को हम एग्जांपल लेते हैं तो इसी के हम लोग प्रोफेशन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखो इसका 10th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो 5th हाउस में बैठा, मतलब इसका प्रोफेशन कहीं ना कहीं रिलेटेड किससे है, तो इसके पढ़ाई से रिलेटेड है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, पढ़ाई उसमें लगेगी, एग्जाम लगेगा। राहु बैठा हुआ है 6th हाउस में, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ये क्रैक करने की क्षमता रखता है, भीतर में तो रखता है। मून जो है वो 3rd हाउस में बैठा, मतलब ये मेहनत करने से भागता भी नहीं है, लेकिन क्योंकि सैटर्न प्लस जुपिटर का कॉम्बिनेशन है तो मतलब 3rd हाउस इसका बिगड़ गया, तो उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो नवम भाव के स्वामी पर डिपेंड करेगा। अब नवम भाव का स्वामी जो है वो बैठा हुआ है, नवम भाव का स्वामी जो बैठा है वो बैठा है आपके आद्रा में, मतलब राहु के नक्षत्र में। अब राहु का फल, अब राहु पे जाएंगे तो राहु पता चलेगा पूरा में बैठा है जुपिटर के नक्षत्र में। अब जुपिटर जो है वो कृतिका पे डिपेंडेंट हो गया, मतलब कहीं ना कहीं अगेन घूम फिरा के गवर्नमेंट जॉब आ गया यहाँ पर। समझ में आया? तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब इसके बाद क्या है, नवम इसका दशमांशा देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट मैंने 2 चीज़ें पाई हैं अपने जितने भी एक्सपीरियंस है उससे, कि लग्न चार्ट से प्रोफेशन देखना बेवकूफ़ी है, मजाक नहीं लेकिन सही में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब है लग्न चार्ट है, आप D1 देखो, D1 में सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि वो 2nd हाउस का लॉर्ड कहाँ किस नक्षत्र में बैठा है।
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो वहीं से पैसा आएगा इस ज़्यादा के लाइफ में। तो उसको समझो तो फिर आप प्रोफेशन में आगे उसको रिकमेंड कर सकते हो कि आप किस किस प्रोफेशन में आ सकते हो। फिर आप D10 देखो, क्योंकि वो प्रोफेशन का ही हाउस है, उसमें भी D10 का 10th हाउस का लॉर्ड, वो किस हाउस में बैठा है, किस राशि में बैठा है, वो भी उस पर बहुत कुछ डिपेंड कर जाएगा। उसके बाद फिर D9 देख सकते हो फॉर बिजनेस, बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसके सूक्ष्म रूप में जाने के लिए। लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली D1 से भी आप देख सकते हो, कोई बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है D1 से, लेकिन ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप किसी के भी चार्ट पे अप्लाई करके देख लो, दिस विल अप्लाई, दिस विल ऑलवेज अप्लाई। जो भाव का स्वामी जिस भी नक्षत्र में है उसके पास पैसा वहीं से आएगा, उसको छोड़ के कहीं और से नहीं आएगा, नहीं तो उसकी कुंडली गलत है। मैं गलत नहीं हूँ, उसकी कुंडली गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी भी भाव या ग्रह को कोई ग्रह दशम स्थान पर स्थित हो तो उस ग्रह की पूर्ण नियंत्रण दूसरे ग्रह के पास भी रहता है, तथा वह नियंत्रण वैसे ही माना जाएगा जैसे दृष्टि ग्रह। क्या होता है, मतलब बेसिकली बोला जा रहा है कि कोई भी ग्रह से कोई भी ग्रह अगर दशम भाव में पड़ जाता है तो उसका नियंत्रण उसके पास चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल सैटर्न यहाँ हुआ, वीनस यहाँ पर हुआ, तो सैटर्न कैन कंट्रोल वीनस, यहाँ से 10 हुआ, राइट, यहाँ से 7 8 9 10, ठीक है। या फिर यहाँ पर मंगल हो गया, देन ऑल्सो इट कैन कंट्रोल 7 8 9 10। यहाँ पर तो अगर ऐसा हुआ तो ये तो पक्का इसको एक्टिवेट करेगा इन 27th ईयर, इसको तो पक्का एक्टिवेट कर देगा, वैसा बोला है। ओके, ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नीच भंग, अच्छा नीच भंग मतलब मैं आप लोग को थोड़ा दिन बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। नीच भंग आप लोग को पता है नीच भंग कैसे कैसे ऑफर होता है, आज पढ़ा दूँ या बाद में पढ़ाऊंगा? थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा, जब योगों के बारे में पढ़ाऊंगा तो फिर पढ़ाऊंगा। उसके बाद यदि नैसर्गिक शुभ भी अशुभ भाव का स्वामी हो तो शुभ अशुभ फल ही देगा, तथा नैसर्गिक पाप ग्रह शुभ भाव का अधिपति हो तो उसमें शुभता आ जाती है तथा वह शुभ फल प्रदान करता है। ये तो प्रीटी ऑब्वियस है, राइट, ये वाला तो प्रीटी ऑब्वियस होना चाहिए आपको। नहीं समझ में आया? बेसिकली इवन इफ जुपिटर इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, बट स्टिल जैसे जेमिनी लगने के लिए या फिर इसके लिए वर्गों के लिए वो मारक हो जाता है, तो वो नैसर्गिक शुभ है लेकिन वो पापी भी बन जाता है, राइट, वो अशुभ हो जाता है। बट यही मंगल और ये जो है मंगल और शनि जो है वो अशुभ ग्रह है, लेकिन अपनी अपनी राशियों में अपने अपने राशियों के लिए अपने अपने मित्र लग्नों के लिए वो शुभ फल प्रदान करते हैं। जैसे अगर वो लग्नेश बन जाए शनि तो वो अच्छा फल प्रदान करता है, उसका वो ऑब्लिगेशन है कि वो अच्छा फल प्रदान करे। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। चाहे शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह त्रिकोण में होंगे तो उसमें पूर्ण शुभता आ जाती है। हाँ, दिस इज ओके। अगर 159 में है तो वो कहीं ना कहीं शुभ हो जाता है। चाहे शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह त्रिकोण में होने पर या फिर त्रिकोण के अधिपति होने पे उनमें शुभता आ जाती है। उसके बाद तीसरे भाव का स्वामी तीसरे में या छठे भाव का स्वामी छठे में हो या 11वें में हो तो या 11वें भाव का क्या लिखा है मैंने, और तीसरे भाव का स्वामी 11वें में या छठे भाव का स्वामी छठे में या 11वें भाव का स्वामी 11वें में हो तो वह पापी नहीं रहते पर वे शुभ फल नहीं देते, अपितु तटसठ ग्रह बन जाते हैं। अच्छा, ओके, बेसिकली बोला जा रहा है कि अगर 6th हाउस का लॉर्ड 6 में है, 3rd हाउस का लॉर्ड 3rd में है या 11th हाउस का लॉर्ड 11th में है तो वो पाप ग्रह नहीं रह जाते, वो एक तटसठ, मतलब जैसे डिपेंड करता है कि किसकी दशा चल रही है। महादशानाथ क्या बोलेगा उस हिसाब से वो फल देंगे। महादशानाथ बोल रहा है कि पैसे दो तो पैसे देंगे, महादशानाथ बोलेगा जॉब दो तो जॉब देंगे, महादशानाथ बोल देगा कि बीमारी दो तो बीमारी देंगे। ओके, और उसके बाद तीसरे भाव वाला हो गया। उसके बाद नैसर्गिक शुभ ग्रह केंद्राधिपति होने से
अपनी शुभता खो बैठते हैं और नैसर्गिक पाप ग्रह केंद्राधिपति होने से अपनी पापवत्ता खो बैठते हैं। लेकिन यदि पाप ग्रह केंद्र एवं त्रिकोण दोनों के स्वामी हो तो वो शुभ फल प्रदान करते हैं। उदाहरण वृषभ लग्न की कुंडली में शनि या कर्क लग्न की कुंडली में मंगल आदि। बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज इफ जो शुभ ग्रह है, बेसिकली इट इज़ नॉट लाइक एग्जैक्टली इट हैपन्स, बट थोड़ा अजीब सा समझने वाला चीज़ हो जाता है कि बेसिकली दे आर सेइंग इज अगर 2 केंद्र के हाउसेस को ऑक्यूपाई कर ले कोई ग्रह, या फिर इवन 1 केंद्र के ऑक्यूपाई करे और एक इसको ऑक्यूपाई ना करे, मतलब इसको अगर ऑक्यूपाई करता है तो वो बन जाएगा योग कारक ग्रह। लेकिन अगर केंद्र को ऑक्यूपाई करता है और किसी और भाव को ऑक्यूपाई करे, देन उसका जो केंद्र भाव का जो शुभता है वो खो बैठता है। केंद्र ये 4 भाव है, ठीक है, और ये त्रिकोण है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद ये बहुत मस्त चीज़ है, लग्नेश से चतुर्थेश बली, चतुर्थेश से सप्तमेश बली, सप्तमेश से अधिक बली दशमेश होता है। त्रिकोण से पंचमेश बली, पंचमेश से नवमेश बली, त्रिकोण से पंचमेश की अपेक्षा में नवमेश अधिक बली होता है। त्रिषडाया में तृतीयेश से षष्ठेश अधिक बली तथा षष्ठेश से एकादशेश अधिक बली होता है। मतलब बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ये ग्रेटर देन का साइन है ना, ठीक है। 1 से 4 बली, 4 से 7 बली, 7 से 10 बली, ये बात केंद्र के लिए। यहाँ पर थोड़ा अलग है, मतलब 5 से 9 बली, 9 से 1 बली, और त्रिषडाया में है 3 से 6 बली, 6 से 11 बली, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद एक ग्रह 2 भावों के अधिपति होने के कारण क्या मैंने लिखा है ना, ओके, बेसिकली एक ग्रह 2 भावों का अधिपति होने के कारण एक हैसियत से शुभ फल प्रदान करने वाला दूसरे हैसियत से अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है अपेतु। लेकिन अगर वो मतलब कायदे से त्रिकोण का मालिक बन जाता है तो वो अशुभ फल प्रदान थोड़ा कम करता है। जैसे कर्क लग्न में जो 12 और 9 है, राइट, तो ये नवम भाव है, ये 6th हाउस है, तो 6th हाउस का फल प्रदान कम करेगा जुपिटर, कम प्रदान करेगा, मतलब वहाँ पर वो कम वहाँ पर मारेगा, ज़्यादा बचाएगा, क्योंकि नवम भाव का मालिक है। उसके बाद अष्टमेश के दोष से मात्र लग्नेश ही दूर रहता है, केंद्रेश या त्रिकोण नहीं। अर्थात यदि कोई ग्रह अष्टमेश और त्रिकोणेश हो तो यह अष्टमेश केंद्रेश या अष्टमेश केंद्रेश हो तो अष्टम दोष नहीं मिटता और पाप ग्रह पाप फल प्रदान करता है। यदि लग्नेश अष्टमेश हो तो उसका अष्टमत्व दोष नहीं रहता अपितु वह शुभ फल प्रदान करता है। आई थिंक आई हैव टॉट यू दिस बिफोर। बेसिकली अष्टम भाव के दोष के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे पकड़ लो 5, तो यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, तो भले ही जुपिटर जो है यहाँ का भी मालिक है और यहाँ का भी मालिक है, तो लेकिन स्टिल वो इसका दोष तो प्रदान करेगा। अष्टम भाव के दोष बहुत बड़े हैं, तो इसका वो फल प्रदान करेगा, मतलब बुरा भी होगा। तो आप आँख मूंद के जुपिटर की लिंग इस लग्न को नहीं पहना सकते। और लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा और यहाँ पर 8 होगा ना, तो इसका मंगल का रिंग ज़्यादा बेटर रहेगा इस लग्न के लिए, क्योंकि वो योग कारक ग्रह है। षष्ठेश जिस भाव में हो उस भाव को पीड़ित करेगा। उदाहरण, षष्ठेश दशम भाव में हो तो दशम भाव में राज्य एवं पिता का भाव होने के कारण जातक को राज्य पक्ष में निम्नता एवं पिता से मतभेद बना रहेगा। आई मीन दिस इज ट्रू
यहाँ पर 6 लिख दो, यहाँ पर मर्क्यूरी लिख दो, दिस इज ट्रू, मतलब यहाँ पर फल मतलब सरकार से या फिर इधर से फल कम प्रदान करता है, लेकिन दिस इज ऑल्सो गुड फॉर गवर्नमेंट जॉब, दिस इज ऑल्सो गुड फॉर बिजनेस, दिस इज ऑल्सो गुड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये जो ये है त्रिकोण भाव है, मतलब अर्थ भाव है, उसका वो त्रिकोण बनता है ना, तो ये ठीक है। मतलब एक साइड में खराबी है तो एक साइड में प्रॉफिट है, ऐसा वाला कंडीशन ही है। उसके बाद राहु या केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के स्वामी के समान बन जाते हैं तथा जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के गुण ग्रहण कर लेते हैं। राहु केतु अकेले त्रिकोण में बैठे तो शुभ, लग्न में शुभ, दूसरे बारहवें में सम तथा अष्टम में अति पापी बन जाते हैं। ओके यार, दिस इज वेरी गुड टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी गुड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बेसिकली बोला जा रहा है कि राहु केतु, एक मिनट यहाँ पर समझाने से बढ़िया है कि वैसे समझाओ। राहु प्लस केतु जो है वो मतलब 17 एक्सिस पर रहे, 39 एक्सिस पर रहे तो ये शुभ है, ठीक है। राहु केतु अगर आपके 17 हो गया, त्रिकोण मतलब 5 11, केतु यहाँ पर राहु, या फिर आपका 5 11 हो गया, और क्या है 9 3 वाला एक्सेस, राइट, ये वाला एक्सेस, तो इनमें भी वो शुभ है, मतलब 1 स्टार 1 स्टार। यहाँ पर अगर 2 स्टार हुआ तो यहाँ पर 1 स्टार। दूसरे 12वें मतलब सेकंड 8 वाला एक्सेस एंड 12 6 वाला एक्सेस, तो मतलब राहु केतु 2 8 वाला एक्सेस, लेकिन 8 जो ग्रह रहेगा वो खराब हो जाएगा, दिस विल बी डेडली, एंड 12 एंड 6 वाला एक्सेस, ऑल्दो हम लोग इसको बाद में कंसिडर करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग बाद में कंसिडर करेंगे। 12 6 वाला एक्सेस इज गुड, लेकिन अगर उल्टा कर दोगे केस तो गड़बड़ हो जाएगा। सो दिस एक्सेस इज ओके बट इट डिपेंड्स, मतलब इट डिपेंड्स, जैसे अगर सोचो कौन सा पॉजिटिव है, तो 2 में राहु पॉजिटिव है, ठीक है, 2 में राहु पॉजिटिव है, लेकिन केतु जो है वो 8 में बैठ के अच्छा रिजल्ट, मतलब ठीक है, इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि उतना अच्छा नहीं है लेकिन 1 स्टार हम लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन यही उल्टा कर दोगे, केतु सेकंड में और राहु 8 में, तो ये बहुत ज़्यादा मारक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, राइट। एंड सेम गोज फॉर द अदर कंडीशन, जैसे केतु इन 6 एंड राहु इन 12, तो अब ये बर्बादी का कारण बन जाएगा, महाबर्बादी का कारण बन जाएगा, जेल में जाएगा आदमी। लेकिन यही उल्टा कर दो, तो राहु इन 6 केतु इन 12, तो ये मोक्ष का कारण बन जाएगा, गवर्नमेंट जॉब का कारण बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके बांटा हुआ है चीज़ों को, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। सेम गोज फॉर 9 एंड 3 वाला एक्सेस, अगर केतु 9 में बैठा तो ठीक है, धर्म जो है, धर्म चाहता है कि आप उसको मानो, राइट। ऑब्वियसली आप क्वेश्चन पूछ सकते हो धर्म के ऊपर, साथ खास करके सनातन धर्म में तो हर चीज़ का आंसर आपको मिल ही जाएगा। अब उसको क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन राहु अगर बैठ जाएगा 9 में ना, तो वो हर चीज़ को क्वेश्चन पूछेगा, वो हर चीज़ से क्वेश्चन, उसको हर चीज़ का आंसर चाहिए, और वो ओवर आंसर चाहिए, ये नहीं चाहिए उसको कि वो प्रूफ कर पाए कि धर्म सही है, नहीं, उसको प्रूफ करना है कि धर्म गलत है। वो जो मेंटालिटी बन जाता है वो गलत बन जाता है। जैसे अक्सर मैंने देखा है, एक जातक था जिसका उसका और मेरा फ्रेंड सर्कल में था, उसका मेरा और बहुत बड़ा एक ये हो गया था, मतलब झगड़ा हो गया था, और उसने बोला था कि आप लोगों को प्रूफ करके दिखाना कि एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। वो भगवान में मानता ही नहीं, वो एथिस्ट था। कुंडली देखा, मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि उसका राहु एरिस में होके बैठा हुआ था आपका 9th हाउस में। दिस इज एथिस्ट, दिस इज कंप्लीट एथिस्ट आप मानेगा ही नहीं भगवान में। जस्ट लाइक इट इज़ लाइक, आप जैसे प्रूव नहीं कर सकते कि एथिस्ट को कि भगवान एग्जिस्ट करता है, वैसे ही एथिस्ट प्रूव नहीं कर सकता आपको कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। द्वितीय भाव अर्थात विशेष मारक स्थान में बैठे ग्रह की दशा में मृत्यु संभव है, एंड दिस इज अ वेरी सैड वन। दिस इज अ वेरी सैड वन। तो मतलब बेसिकली बोला जा रहा है कि द्वितीय भाव अर्थात विशेष मारक स्थान में बैठे ग्रह की दशा में मृत्यु संभव है। डोंट अप्लाई दिस ऑन योर चार्ट्स, मतलब आप लोग करोगे ही तो छोड़ो। यदि
गुरु, शुक्र, बुध या चंद्र सप्तमेश हो, सुन लो वापस से, यदि गुरु, शुक्र, बुध या चंद्र सप्तमेश हो, सेवंथ हाउस के लॉर्ड हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिक पता है कौन होगा? इसमें जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होगा वो आपका होगा गुरु। गुरु जो है वो विशेष करके मारक हो जाता है, खास करके मरकरी लग्न अगर हुआ या फिर ये मरकरी के लग्न के तो सप्तमेश होने का। उसके बाद होंगे आपके शुक्र। शुक्र किन के लग्न के लिए होते हैं? तो एक हो गया आपका, एक्चुअली दोनों ही हो गया आपका मार्स के लग्न के लिए। उसके बाद मरकरी अगेन जुपिटर के लग्न के लिए, एंड मून सैटर्न के लग्न के लिए। तो यही यही पावर है, मतलब पावर में देखोगे तो मून ही सबसे वीकेस्ट, उसके बाद मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद जुपिटर। अब देखो क्या विडंबना है कि मरकरी, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी, वीनस एंड जुपिटर आर वेरी शुभ, और यही सबसे ज़्यादा मारते हैं। क्या विडंबना है, ठीक है। अगर ये आपके सप्तमेश हैं तो इनकी दशा अंतर दशा में मृत्यु संभव है, वेरी 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 हाई चांस, ये अराउंड 70 से ऊपर चला जाता है परसेंटेज चांस मृत्यु का। उसके ऊपर आप अलग अलग चीज़ें हैं जो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपकी मृत्यु कब होगी, और मैं बाद में सिखाऊंगा सबसे लास्ट में, वो जानना है तो लास्ट तक टिके रहो। उसके बाद अरे बाप रे, आज बहुत बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, हाँ, थक गया मैं। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? मरकरी, क्या मरकरी? मरकरी भी मारक है भाई। मरकरी मरकरी बहुत खतरनाक ग्रह है, हम लोग इसको बहुत मासूम समझते हैं, मरकरी बहुत खतरनाक है। मरकरी कैन एक्चुअली बी मोर डेडली देन राहु। मजाक नहीं भाई, मरकरी कैन एक्चुअली बी मोर डेडली देन राहु। बताता हूँ क्यों, क्योंकि मरकरी इज द मैसेंजर। सोचो आपने बोला अपनी मम्मी को अपनी बहन के थ्रू कि मम्मी सॉरी, आपकी बहन जाके बोले आपकी आपकी मम्मी को भैया ने बोला सॉरी नहीं बोलूँगा। अब देखो आप झगड़ा कहाँ जाएगा, राइट। जो मिटिगेटर होता है ना वो मरकरी है, कम्युनिकेशन का मालिक मरकरी है। मरकरी कैन बी मोर खतरनाक देन राहु। राहु तो फिर भी छोड़ देगा। उसके बाद एक ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों स्थान का स्वामी हो तो वह श्रेष्ठम फल प्रदान करता है। जैसे वृषभ लग्न में शनि, कर्क लग्न में मंगल, सिंह लग्न में मंगल, तुला लग्न में शनि, मकर लग्न में शुक्र। पर यदि ऐसे ग्रह त्रिषढ़ाया के साथ साथ हो उस या उससे दृष्टि हो तो शुभ प्रदान फल प्रदान नहीं करते, उसमें शुभता में कमी आ जाती है। बेसिकली त्रिषढ़ाया 6, 8, 12 इनके स्वामी के साथ हो जाए या दृष्टि पड़ जाए इनकी, तो उनका जो शुभता फल है वो कम जाता है। ओके, बट योग कारक ग्रह के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी एक साथ, ये बहुत ज़्यादा शुभ हो जाते हैं। इनका रिंग हमेशा पहनना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग बन रहा है, वह इनकी कुंडली इनकी रिंग हमेशा पहनना। जैसे अनंता जी के चार्ट में बनेगा तो बनेगा मार्स, मार्स की पोजिशन ठीक है तो मूंगा पहनिए, अगर गलत है तो वाइट मूंगा पहनिए, लेकिन पहनिए ज़रूर। उसके बाद यदि दो केंद्रों के अधिपति त्रिकोण, ये वाला अभी नहीं जानने की ज़रूरत है। उसके बाद आज मैं ये ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग मेष लग्न के ऊपर कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से डिस्कस चालू कर देंगे। यदि ग्रह केंद्र में बैठकर त्रिकोण से संबंध करें तो विशेष योग कारक, तथा त्रिकोण में बैठकर केंद्र से संबंध करें स्थापित करें तो न्यून योग कारक माना जाता है। लाइक कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। बेसिकली अगर वो केंद्र में बैठ के त्रिकोण से, मतलब मरकरी बैठ के यहाँ से दृष्टि कोई ग्रह करेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। केंद्र में बैठ के त्रिकोण से संबंध करे तो विशेष योग कारक माना जाएगा। ओह ओके,
मार्स यहाँ पर मालिक हो के मतलब यहाँ का 1 लिख लो और यहाँ पर बैठ जाए, इट कैन वर्क। तो और यहाँ पर बैठ जाए मतलब केंद्र का मालिक होके त्रिकोण से संबंध कर ले, या त्रिकोण में बैठ के केंद्र में बैठ के त्रिकोण से संबंध कर रहा है, तो दिस इज विशेष उपकारक। एंड एक और चीज़ है, जैसे मार्स यहाँ पर बैठ के पंचम से भी संबंध कर रहा है, यहाँ पर अष्टम दृष्टि पड़ेगी, तो 2 तरह से संबंध बना रहे हैं, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा शुभकारक बन जाएगा। लेकिन इसका अगर उल्टा हो कि वो त्रिकोण में बैठ के केंद्र से संबंध करे, मतलब केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में बैठे, तो इसका शुभता में थोड़ी कमी आ जाती है, ठीक है। ऑल्दो दिस इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, तो नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। उसके बाद योग कारक ग्रह की महादशा में योग कारक ग्रह की अंतर्दशा पूर्ण शुभता देती है, पर योग कारक ग्रह की महादशा में उसके स्वयं की अंतर्दशा ठीक ठाक रहती है। मतलब बेसिकली योग कारक जो ग्रह होते हैं ये एक्चुअली हर किसी पे एप्लीकेबल होता है, सारे ग्रहों पे एप्लीकेबल होता है। कोई भी अपने ना खुद के, जैसे जुपिटर इसमें वो उतना अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा, लेकिन जुपिटर सैटर्न आएगा ना, तो उसमें वो रियल फल प्रदान करेगा, ऐसा है। तो अगर हम यहाँ पर मान लें योग कारक केस 8 4 तो बेसिकली मरकरी अपने अंतर्दशाओं में बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा, लेकिन अगर उसकी अंतर्दशा आ जाए, मतलब मार्च में मार्च आ जाए, तो वो ठीक ठाक फल प्रदान करेगा, उतना बढ़िया फल प्रदान नहीं करेगा। लेकिन अंतर्दशा में जब चेंजेस होंगे, मतलब मार्च में दूसरा अंतर्दशा कौन सा आएगा बताओ कोई, मार्च का नेक्स्ट अंतर्दशा कौन आएगा? मार्च पहला है, तो मार्च में दूसरा अंतर्दशा राहु, यस। तो राहु जो है वो अच्छा फल प्रदान, मतलब अगेन ये अच्छा नहीं है, ये वाला जो अंतर्दशा उतना अच्छा नहीं है। फिर मार्च में जब जुपिटर आएगा तो अच्छा फल प्रदान करेगा, कि 9 भाव का मालिक होगा, यहाँ पर अच्छा खासा फल प्रदान कर सकता है। यस राहु यस। आप लोग को वो सीरीज याद है ना, केतु वीनस सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मर्क्यूरी, ये ऐसे ही दशाएं चलती हैं और ऐसे ही नक्षत्र भी चलते हैं। तो उसके बाद हाँ, योग कारक ग्रह की महादशा में पाप या मारक ग्रह की अंतर्दशा आने पर प्रभाव में अच्छा ओके, बेसिकली देयर इज 2 थिंग हियर, मैंने ऐसे लिखा है। योग कारक ग्रह के महादशा में अगर मारक ये महादशा, ठीक है, महादशा में मारक का अगर अंतर्दशा आए, देन स्टिल दिस विल गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट। लेकिन उल्टा अगर हो जाए, भले ही आपकी कुंडली में योग कारक का स्थिति है, मतलब अब यहाँ पर उल्टा कर दो, ये महादशा था योग कारक का, अब हुआ मारक का हुआ महादशा, और योग कारक का अंतरा हुआ, देन दिस कैन गिव यू बैड रिजल्ट, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ। उसके बाद ओके, ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे समझाऊं। त्रिकोणीय परस्पर सधर्मी होते हैं, त्रिषडाएश परस्पर समवर्ती होते हैं, केंद्रेश परस्पर समवर्ती कहलाते हैं। अधर्मी या संबंधी ग्रह की दशा न होने पर महादशा का फल अंतर्दशा के अनुरूप होता है। ओके, बेसिकली आप लोग को पता है कि जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ, समझ लीजिए एक कैसे कुंडली, तो वहाँ पर एक
5 9 का एलिमेंट जो है वो हमेशा सेम रहता है कहीं ना कहीं, हमेशा। तो ये एक दूसरे के साथ संबंधी बना के चलेंगे, मतलब 1 5 9 एक दूसरे के सधर्मी हैं, एक दूसरे के धर्म के आसपास रहेंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देन 63 आया, 6 8 12 वाले भी एक दूसरे के वो सपोर्ट करते हैं, मतलब अगर अधर्म करना है तो तीनों मिलकर करेंगे, राइट। उसके बाद आप समझ लीजिए केंद्रेश जो होते हैं ये भी एक दूसरे के सधर्मी होते हैं। तो बेसिकली बोला गया है कि अगर किसी का महादशा आता है और उसके साथ किसी का संबंध नहीं बन रहा है किसी भी ग्रह का, तो उसका अंतरदशा का रिजल्ट डिपेंड करेगा कि वो किससे कनेक्टेड है, किन हाउसेस से, मतलब किन उसका अंतरदशा नाथ कौन सा धर्म से आता है। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ओके, कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझाना। बेसिकली अगर कोई भी एक ऐसा दशा आता है जहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है समझाना। एक मिनट रुकना। अच्छा चलो, इसको मैं ना किसी दिन, मतलब जब हम लोग थोड़ा एडवांस में जाएंगे तो वहाँ पर मैं आप लोग को आसानी से समझा पाऊंगा ये चीज़। बेसिकली बोला जा रहा है कि अंतरदशानाथ का, सॉरी महादशानाथ का रिजल्ट अगर अंतरदशानाथ किसी और के साथ संबंधित नहीं है, तो संबंधित नहीं है, तो उस समय उसका फल जो है डिपेंड करेगा कि अ, अंतरदशा में कौन है। बेसिकली इन भाव को हम लोग देख लेते हैं कि ये 4 भाव निकल गए, राइट। 1 5 9 निकल गया, फिर यहाँ पर 6 8 12 निकल गया, फिर आपका निकल गया 2 बचा, 2 3 11 11 12, नहीं 12 तो हो चुका, 2 3 11 बचा ना, 2 3 11। तो इन भावों का स्वामी अगर कोई है, जैसे सूर्य पढ़ रहा है या फिर चंद्रमा पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो एक ही भाव को रूल करते हैं, राइट। तो अगर ऐसे भाव का स्वामियों की महादशा आती है और उसका किसी के साथ संबंध नहीं है, तो उस समय जो फल है वो सिर्फ टोटली अंतरदशा रात पे डिपेंड करेगा। हाँ, दिस इज इजियर टू एक्सप्लेन। ठीक है, अब समझ में आया, समझ में आया। जी, ओके, ठीक है। महादशा का कोई इफेक्ट नहीं होता है, होता तो हाँ, महादशा नाथ का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो सिर्फ पूरा जो रिजल्ट है वो अंतरदशा नाथ पे डिपेंड हो जाएगा। यही बताना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे बताऊँ, मतलब क्योंकि एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना समझाने के लिए। उसके बाद केंद्रेश व त्रिकोणेश का संबंध हो तो एक दूसरे की दशा में शुभता फल देते हैं, पर यदि संबंध ना हो तो एक की महादशा में जब दूसरी की अंतरा आती है तो अशुभ फल, अशुभ ही प्राप्त होता है। नॉट नेसेसरली ट्रू, नॉट नेसेसरली ट्रू। केंद्रेश और त्रिकोण का संबंध हो, हमेशा जुड़ने के संबंधी हो, दिस दिस इज़ अ वेरी नीच थिंग, डिपेंड्स ऑन सर्टन लग्नास या फिर सर्टन अंतरदशा। आप मतलब सीख सकते हो, लेकिन ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर समय बहुत ही अशुभ फल दे, छोटा मोटा माइनर अशुभ मिलता है। और कारक ग्रह की महादशा में कारक ग्रह की अंतरदशा आने पर प्रारंभ में अशुभ तथा बाद में शुभ फल की प्राप्ति होती है। हाँ, दिस इज ट्रू। कारक किस अष्टम भाव का मालिक, राइट। अष्टम भाव को सुधारने का तो मैंने बता दिया कैसे सुधारते हैं। अष्टम भाव का मालिक की दशा में कारक, जैसे लग्न का या फिर नवम का या फिर दशम या एकादश का, चतुर्थ का, पंचमी का, मतलब अष्टम भाव की महादशा में इन सब की अगर अंतरदशा है तो स्टार्टिंग में जो फल है वो बैड मिलेगा, बुरा फल मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे दशा बीतेगी वैसे वैसे वो अच्छा होता जाएगा। हाँ, आप जो मैंने अभी तक सूत्र बताया वो अराउंड 55 सूत्र आपको बताया है। ये सूत्र मैं हमेशा एप्लीकेबल करता हूँ, हर एक चार्ट पे एप्लीकेबल होते हैं। तो इन सूत्रों को जितना आप याद कर पाओगे उतना बढ़िया, आपके लिए एस्ट्रोलॉजी उतनी आसान होती है। अब इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो हम लोग आगे चल के हर एक लग्न के लिए अलग अलग सूत्र हैं वो सीख लेंगे। उसके बाद देन वी विल गो इनटू चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग या स्टिल लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न।
ठीक है, चलिए आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं अभी, आधा घंटा आप लोग के पास टाइम है। सूत्र तो खत्म, यहाँ पर सूत्र जो चार्ट रीडिंग के जो नॉर्मल सूत्र हैं वो खत्म हो गया। ऑब्वियसली जो पराशरी में है उसमें और ज़्यादा बहुत ज़्यादा सूत्र हैं, और वो अंगित सूत्र है, मतलब पढ़ते जाओगे दिमाग खराब हो जाएगा, तो इतना सूत्र आपको टाइम मिलेगा नहीं। तो दिस आर द सूत्र देन जो अप्लाई इन अ चार्ट एंड आपको फल मिल जाएगा उसका। सर अगर खराब ग्रह की महादशा चल रही है हम्म, तो फिर अंतर्दशा शुभ ग्रह की आएगी तो भी अच्छा होता नहीं जाएगा। नहीं, हाँ अच्छा होता जाएगा, यस हाँ। शुरुआत में बुरा रिजल्ट मिलेगा, फिर आस्ते आस्ते अच्छा हो जाता है। लेकिन खराब खराब ग्रह की दशा में खराबी फल का, सॉरी, जैसे तो अष्टम भाव के दशा, अष्टम भाव की महादशा चल रही है, उसी में सप्तम भाव या फिर प्रबल मारक का दशा आ गया, तो लगने वाला है इस आदमी का। इसका ज़्यादा पावर कौन होल्ड करता है वैसे? दृष्टि किसी प्लैनेट की, या जो प्लैनेट वहाँ प्लेस्ड है। टेक्निकली देखो, जो प्लैनेट वहाँ पर प्लेस्ड है वो ज़्यादा पावर होल्ड करेगा कंपेयर टू दृष्टि, बट दृष्टि हैज़ द फुल पोटेंशियल। लाइक वो अगर कोई कोई जगह पर कोई प्लेस्ड नहीं है तो दृष्टि ही पूरी चीज़ों को प्रिडिक्ट कर, मतलब डिफाइन करेगी किसी को। समझा रहा है? लेकिन दृष्टि स्टिल होल्ड्स अ लॉट ऑफ पावर, जिसको बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं। दृष्टि मतलब दृष्टि जो है वो पूरा 30 डिग्री पे दृष्टि मारेगा, जरूरी नहीं कि वो 1 डिग्री पे सिर्फ डिफरेंस दृष्टि मारेगा। अब कोई ग्रह अस्त हो सकता है, कोई ग्रह अस्त हो सकता है, कोई ग्रह मतलब निष्फल हो सकता है, होता है। कोई ग्रह और क्या होता है, अस्त हो सकता है, निष्फल हो सकता है, इन दोनों कंडीशंस में। लेकिन उसकी दृष्टियाँ जो है वो तब भी वहीं पे उतना ही काम करेगी, स्टिल इट विल बी दैट पावरफुल। हाँ चलिए आगे, और कोई क्वेश्चन? इसीलिए जुपिटर या फिर सैटर्न अस्त भी होता है, तब भी उनकी जो दृष्टियाँ हैं तब भी वो काउंट करनी पड़ती है। सर अगर जुपिटर ये जैसे खराब भाव है वहां पे दृष्टि डालता हो लेकिन जुपिटर ही वेल प्लेस्ड ना हो तो स्टिल इट विल प्रोटेक्ट। अगर अष्टम भाव पे दृष्टि है जुपिटर की तो आयु लंबा होता है। शनि की भी दृष्टि अष्टम भाव पे है तो आयु लंबा होता है। वीनस की दृष्टि हो तब भी आयु लंबा होता है। मंगल अगर शुभ ग्रह है उस चार्ट के लिए, उस लग्न के लिए, तो भी आयु जो है लंबा होता है। अगर बुध वहाँ पर खुद का मालिक वहीं पे बैठ गया तब भी दृष्टि, मतलब तब भी आयु लंबा कर देता है। चंद्रमा अच्छा नहीं होता, बुध अष्टम भाव में उतना अच्छा माना नहीं आता, मेंटल बहुत प्रॉब्लम देता है। केतु हो उच्च का हो, अच्छा कर देता है लाइफ, मतलब लंबा लाइफ देता है, ऐसे करके प्लेस्ड है। राहु वो तो खराब देता है, मंगल वहीं पे प्लेस्ड है और अशुभ है उस चार्ट के लिए, तो बहुत बम्बू कर देगा वही वाला काम। और सर अगर एक ही भाव में किसी एक ग्रह के लिए अच्छा हो लेकिन दूसरे ग्रह के लिए वो खराब हो लेकिन उसकी दशा महादशा चलती है तो वो दोनों का साथ साथ कंबाइंड रिजल्ट मिलेगा क्योंकि दोनों साथ में बैठे हैं या फिर सिंगल ग्रह का ही मिलेगा? एक मिनट, आपने बोला कि मतलब 2 ग्रहों की युक्ति है, एक खराब जी है एक अच्छा है, हाँ, यानी वो जो हाउस में बैठा है वहाँ एक के लिए राशि अच्छी है दूसरे के लिए वो नहीं है खराब कर तो देगा, वो फिर उसका दूसरे का फल खराब कर देगा। ओके। शुभ ग्रह का फल खराब कर देगा। अगर अष्टम अष्टम भाव का मालिक है तो नवम भाव का भी जो फल होता है उसको खराब कर देता है। ऑल्दो फल तो मिलेगा ही, लेकिन खराब फल मिलेगा और कम कर देगा, पावर कम कर देगा। इतना ही क्वेश्चन, बस खत्म। राहु अगर मल्टीपल प्लैनेट्स के साथ है देन क्या सबका इफेक्ट होगा? राहु यस, अपनी दशा में वो पूरा रेनबो इफेक्ट देगा, रेनबो। इसलिए तो आपको मैंने बोला था राहु की दशा में बस के रहो, आपके तो राहु की दशा ही चल रहा है अभी। लगने से नहीं, लगने से तो केतु का ट्रांजिट है, 7th हाउस से आपका इसका ट्रांजिट है, वो पूरा रेनबो इफेक्ट देगा आपको, रेनबो उजाला। राहु केतु को समझना बहुत बहुत हार्ड, बहुत हार्ड है, मतलब दिमाग खराब कर देता है। ऑल्दो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी उसको इजी कर देता है राहु केतु को समझना। एंड होगा किस वे में? जहाँ पर वो प्लेस्ड है वो भाव का अगर कारक तत्व राहु से मैच करते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, नहीं करते तो बुरा रिजल्ट देगा, सिंपल। प्लस अगर जुपिटर की दृष्टि है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है, ट्राई करता है। अगर सैटर्न की दृष्टि है तो वो खराब रिजल्ट देता है। कुजवत केतु, शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि भाई, शनि और केतु का कॉम्बिनेशन बाप रे बाप,
ये भाई एक ऐसा कॉम्बिनेशन, टेरिबल कॉम्बिनेशन। वेरी टेरिबल कॉम्बिनेशन भाई, जान निकाल देगा ऐसा कॉम्बिनेशन है। और द 10th हाउस में ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है। यस, सैटर्न एंड राहु का कॉम्बिनेशन इज अ वेरी टेरिबल कॉम्बिनेशन। इसको पिशाच योगा भी बोला जाता है, पिशाच, भूत प्रेत निकलते हैं इसमें। शनि राहु का कॉम्बिनेशन में भूत प्रेत निकलता है। अष्टम भाव का कारक ही है ना शनि, और उसको राहु के साथ जोड़ दो तो जो तंत्र है, भूत प्रेत है, इसका कारक जो है सैटर्न है। इसीलिए शनि जब भी अष्टम भाव किसी ने दिया था माँ काली का साधना, माँ काली से बेटर है कि भैरव का साधना करो। ये शनि वहाँ पर प्लेस्ड है, केतु वहाँ प्लेस्ड है, भैरव का साधना करो, मस्त। चलिए और कोई क्वेश्चन? हम नेक्स्ट बार से हम लोग एक एक इस पे हम लोग विश्लेषण करेंगे कि किसकी इसमें क्या क्या है। अब आने वाला जब मैं बता देता हूँ हर एक इसके लिए। बेसिकली अगर मैं बताने हो तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, जैसे हर एक लग्न के लिए हर एक ग्रह का क्या क्या फल होता है, हर एक कॉम्बिनेशन में, हर एक कॉम्बिनेशन में, हर एक भाव में, हर एक राशि में क्या फल देगा कोई ग्रह। इतना तक मुझे पता है, इतना तक मैं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, मतलब हद से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। मे बी दे आर फॉर एडवांस क्लासेस, लेकिन हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग अभी करेंगे हर एक लग्न के लिए क्या रूल्स है, क्या सेट ऑफ रूल्स अप्लाई होना चाहिए, कौन सी दशा अच्छी है, कौन सी दशा बुरी है उस लग्न के लिए, कौन सी दशा में, कौन सी महादशा में, कौन सी अंतरदशा क्या फल देगी, यहाँ तक मैं पढ़ा दूंगा। लियो में 12th का नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है क्या वैसे? लियो में 12th नहीं, 12th में होगा, 12th में होगा, 12th में वो काउंट होगा। 8th में होने से फल नहीं होता है, लेकिन 12th में काउंट करेंगे। आई मीन लियो लग्न में 12th हाउस का नहीं, 12th वहाँ पर कैंसर पड़ेगा ना 12th में, तो वो सुधर जाता है, मतलब इट इज़ नॉट दैट बैड। अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो जाए, पूर्णिमा के दिन जन्म हो, तो नहीं, 12th हाउस का इफेक्ट उतना नहीं पड़ेगा अच्छा तक। ऑल्दो इफ लाइक 12th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठ जाए तो मतलब घर से डूब जाएगा, 12th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठ जाए जो कि उसका नेचुरल कारक है, तो फॉरेन में फैमिली हो सकती है, या फॉरेन में ज़मीन हो सकता है, या फॉरेन में घर हो सकता है, या फिर फॉरेन की चीज़ें घर में बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। और भी क्वेश्चन? 8th लॉर्ड 12th में हो देन क्या थोड़ा ठीक होता है? दिस इज कॉल्ड विपरीत राजयोग है ना, तो विपरीत राजयोग है, मतलब 6 8 के जब भी ये होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो उसको विपरीत राजयोग बोलते हैं। अब विपरीत राजयोग 3 तरह के होते हैं, विमल विपरीत राजयोग, हर्ष विपरीत राजयोग एक होता है, विमल विपरीत, हर्ष विपरीत, सरल विपरीत सरल था क्या इसका नाम होता है, भूल गया मैं। सरल विमल विपरीत राजयोग, भूल गया, एक का नाम मैं भूल गया। सरल विपरीत राजयोग मतलब इजी वाला मिलने वाला चीज़, भूल गया मैं। मेरे में तो था, आपने तब बोला था कि नहीं है, मेरे में तो था है? अगर होगा तो मैंने बोला होगा है, नहीं होगा तो मैं बोलूँगा नहीं होए, बस बात खत्म। ये क्या मतलब हुआ? सर जी देखिए, अभी मेरी जैसे राहु की अंतर्दशा गई, तो राहु 12th हाउस में, तो वो मेरे को आइसोलेट करता है, वो तो वो भी काम किया, या फिर जैसे कि हॉस्पिटल गए थे 12th, उस समय? हाँ, पूरे सर्कल से सबसे अलग अलग, या फिर पूरी एस्ट्रोलॉजी सीख वो रही उसमें वो नहीं थी, चाहिए था, जान रही हॉस्पिटल थी। का वो रिजल्ट उसने दे दिया, बाकी जो आपको आइसोलेशन वाला इफेक्ट आया वो हाँ, अलग अलग चीज़ों की वजह से आ सकता है। तो जैसे अगर कुछ फॉरेन कंट्री का जाना होगा या कहीं आउट ऑफ स्टेट जाना होगा, तो वो मैं नहीं गई, लेकिन फिर भी आइसोलेशन वाला तो उसका ही काम है, इस हिसाब से वो किसी भी कारक तत्व 12th में हाउस काम इज नॉट करता एग्जैक्टली आइसोलेशन। है। ओके। किसी राहु पे कोई और ग्रह का दृष्टि होगा, उसने वो कॉज किया होगा, मंगल का। देन वो उसने कॉज किया होगा। ओके। तो 12th हाउस इज नॉट एग्जैक्टली आइसोलेशन, हो भी सकता है, मतलब खुद से, हाँ हो सकता है, हो सकता है। तो सर अगर हम फॉरेन कंट्री नहीं जाते, लेकिन वहां से हम कोई कनेक्शन बनाते हैं या फिर ऐसे नहीं नहीं वर्क नहीं, रिलेटेड कनेक्शन काम करते हैं, कनेक्शन तो कनेक्शन अलग चीज़ है, जाना पड़ेगा आपको, फिजिकली जाना पड़ेगा। हाँ, तो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे ना रिजल्ट में। हाँ, अब में है तो सरल विपरीत राजयोग है, तो
उद्देश्य आप में तो है, मैंने बताया भी होगा, आप में तो है सरल राज, इसमें क्या है। ग्रेट फॉर एस्ट्रोलॉजी, गुड गुड, मस्त मस्त, पढ़ो पढ़ो, पैसा बहुत है आपके लिए, एस्ट्रोलॉजी में भी पैसा है। पता है आज क्या हुआ, ये जो आदमी को मैंने चार्ट दिखाया ना, उसका फ्रेंड मेरे से कुंडली दिखाया था 1 साल पहले। उसका मैंने बोला था इस साल सरकारी जॉब हो जाएगा, उसका जॉब हो गया। तो उसने अपने फ्रेंड का जिसका नहीं हुआ उसको मेरे पास भेज दिया कि जा इस सर से दिखा। मैंने बोला उसको भेजो, पहले मिठाई खिलाए। मिठाई जरूरी है। चलो आगे, और कोई क्वेश्चन? ना ना, आपका है, आपके सरलिपित राजयोग है उद्देश्य में। 8th हाउस का लॉर्ड इज सिटिंग इन द 12th हाउस। 3 अलग अलग होते हैं, विमल विपरीत, सरल विपरीत और हर्ष विपरीत राजयोग, 3 अलग अलग होते हैं। ये अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। 6th हाउस का लॉर्ड इतने बैठेगा तो मतलब मेहनत करवाएगा, क्योंकि 3rd वहाँ से, तो दिस इज ओके। फिर 8th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठ गया तो 11th हो जाता है, तो वो भी अच्छा है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में चला जाता है तो 7th है खुद से, तो वो भी ठीक है। 6th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में चला जाता है तो है 5th फ्रॉम इटसेल्फ, देन अगेन वो ठीक हो जाता है। त्रिकोण में कोई भी अपना ग्रह बैठता है ना तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। त्रिकोण वाले जो नियम है वो हर जगह अप्लाई होंगे, वो आप कभी निगलेक्ट मत करिए। किस हाउस की अंतर है अगर वो 2 हाउसेस का रिजल्ट देगा? क्या किसी हाउस, किसी प्लैनेट की अंतर दशा है अगर, देन वो 2 हाउसेस का रिजल्ट देगा। ये अगर 2 हाउस, यस 2 हाउसेस का रिजल्ट देगा। मैंने तो वही तो बताया मैंने लगने के लिए कि पहले मैं धार्मिक हुआ एंड धर्म स्थल पे जन गया, कि ये हुआ मेरे साथ, तो यस वैसे ही काम करेगा वो। मेरा तो दिया ही नहीं, बट नहीं 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 नहीं, वो तो अपना देगा। हाउ इज पॉसिबल? 6th is you have worked, 7th is you have made connections, new connections in any way। हो गया आपका काम, दोनों का रिजल्ट मिल गया आपको। बस 6th का ही दिया, 7th का कोई कोई रिजल्ट नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल? मरे नहीं ना, बच गए ना, तो रिजल्ट मिल गया आपको। देर आर अदर थिंग्स ना, अंतरा किसकी है, अंतरा बीत चुकी है। पावर कितना है उस हाउस के लॉर्ड का, या फिर उसका षडबल में कितना पावर है, कष्टबल क्या है, इष्टफल क्या है, वो सब चीज़ देखना पड़ता है। इतना आसान, इतना हलवा थोड़ी ना है एस्ट्रोलॉजी। इतना हलवा रहता तो सभी एस्ट्रोलॉजर बन जाते बढ़िया। अभी तो लोग बस अटके हुए हैं कि राहु इन द ये हाउस, राहु इन द वो हाउस, वो उसका कोई रिजल्ट बनता ही नहीं है। द रियलिटी इज उसका कुछ रिजल्ट बनता ही नहीं है, बात यह है। अगर आप लोग को मतलब वो बेवकूफ़ी वाला एस्ट्रोलॉजी है कहीं ना कहीं, मतलब सीखते सब वहीं से है, तो आई वोंट से कि बेवकूफ़ी वाला एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन एट द डीप डाउन इट इज़ बेवकूफ़ी वाला एस्ट्रोलॉजी। आजकल जो लाल किताब वाले जो बनते हैं वो तो सही में मेरा दिमाग ख़राब कर देते हैं। मतलब प्राचीनी में इतना कितना टाइम लगेगा आपके अकॉर्डिंग हम सबको थोड़ा अच्छे से थोड़ा अच्छा, मोर 2-3 मंथ्स, 2-3 महीने में आप लोग उतना सीख जाओगे। मतलब जहाँ जहाँ पर आप प्रडिक्शंस कर पा रहे हो, बता पा रहे हो कि इस दशा में इसके साथ क्या होगा, ये सब तो आप लोग 2-3 मंथ्स और 6-7, मतलब कितना हम लोग स्टार्टेड इन अगर सितंबर, अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर, अराउंड मार्च तक आप लोग सीख जाओगे। बेसिक्स तो उतना आप लोग को आ जाएगा कि चार्ट कैसे पढ़ते हैं, चार्ट में क्या क्या देखना है कैसा फल देखना, वो सब तो आप लोगों को उतना तक तो मैं सिखा दूँगा। लेकिन एडवांस जहाँ पर आप मुहूर्त कैलकुलेशन कर रहे हो, कुंडली मिला रहे हो, ये सब कुछ, उसमें तो 2 साल और पकड़ लो। 2 साल से नीचे नहीं लगेगा, 2 साल से ऊपर ही लगेगा। मतलब जहाँ पर आप मुहूर्त कैलकुलेशन कर रहे हो, आय वाय मिलाप कर रहे हो, यहाँ तक कि अष्टकूट मिलाप में भी कैसे होता है, क्यों होता है, उसका एक एक मतलब भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। राइट नाउ व्हाट एस्ट्रोलॉजी यू आर रीडिंग, यू कैन रीड इट ब्लाइंड, लेकिन उसके ऊपर जो जब जाते हो वहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, ये क्यों है, इसका आधार क्या है। उसके बाद आपको धर्म भी समझना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को अभी तक शिव जी का अभिषेक मंत्र नहीं आया है, जो पंचाक्षरी मैंने सिखाया वो आप सब लोग शायद प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो भूल भी गए होंगे। तो शिव जी का जो अभिषेक मंत्र है वह ओम नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ये 3 बार, मतलब ये चीज़ तो 3 बार। उसके बाद आता है ईशाने सर्वविद्यानाम ईशाने सर्वभूतानां
ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽधिपते ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो तत्पुरुषाय विद्महे वाविशूधाय धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात् महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात् तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये अगेन 3 बार। उसके बाद नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ये भी 3 बार। तो ये है रुद्र मतलब शिव जी का अभिषेक का एक्चुअल मंत्र जो कोई भी कर सकता है। ये मुझे आता है बट श्योर नहीं था कि बोलना चाहिए नहीं। देखो द थिंग इज आई थिंक यू आपका जनेब है तो रुद्र गायत्री जो है उसको साइलेंटली बोलना। जो मैंने थोड़ा तेज बोल दिया यहाँ पर, जो रुद्र गायत्री मंत्र जो बीच में आता है उसको आप थोड़ा आस्ते बोलना, ठीक है। मुंह में बोल के फिर वहाँ से जब आए नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः, इसमें आप वापस से जोर से बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ये एक्चुअल रुद्राभिषेक मंत्र है, ये बहुत लोगों को नहीं आता है, ये आना चाहिए, सबको आना चाहिए। ये पंचाक्षरी, इसके बाद विष्णु जी का कुछ जैसे एक मैंने डाला था, जय जय सुरनायक जन सुखदायक पुनतपाल भगवंता ज्योतिषितकारी जन अनुरागी सिंधु सीता प्रियकंता वाला जो था, मतलब सबको आना चाहिए वो चीज़। या फिर एटलीस्ट श्री रामचंद्र कृपाल भुजमन हरण भय भवदारुण, ये तो सबको आना चाहिए। ये तो इतना तो सबको आना चाहिए, ये वाला जो है वो तो सबको आना चाहिए। तो ये मतलब बहुत चीज़ें आपको लोगों को नहीं पता है और वो सब सीखना पड़ेगा आप लोगों को एक एक करके, सब कुछ सीखना पड़ेगा। अगर एस्ट्रोलॉजी में घुसना है तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सिखा नहीं सकता। अगर अष्टम भाव ज़्यादा आप लोगों को मजबूत कर दूंगा, नॉर्म नहीं करूँगा, तो वहाँ से आप लोग कुछ फ़ायदा उठा नहीं पाओगे, बर्बादी उल्टा चालू हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी देखो, एक चीज़ पता है, एक चीज़ बताता हूँ। रुद्रापति रुद्री पाठ है भाई, रुद्री पाठ, वही रुद्री पाठ का नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता ना वैसे। नहीं, उसका अगर आपको करने आता है पूरा, वो तो बड़ा मस्त लगता है। रुद्री, अगर रुद्री पाठ सही से किया जाए ना एकदम, या फिर रुद्री होम, ओहो मज़ा आता है इसका। ओ भाई उसमें जो मंत्र है ना सब, इतना मज़ा आता है, हाथ करते करते एकदम स्वाग आता है वाला चीज़ का, वो तो बड़ा बहुत मस्त लगता है मुझे। अगर सही से किया जाए तो बहुत मस्त है। लेकिन देखो, अगर आपको पूरा नियम उसको पता है, इफ़ यू कैन टेक द अभिषेक मतलब संकल्प, जो पूरा संकल्प होता है, एक्चुअल संकल्प है, वो ले सकते हो और उसके पार्ट फॉलो कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप उसका जो धारा है वो मेंटेन कर सकते हो। अकेले बिल्कुल कर सकते हो, नहीं तो पंडित जी को बुला लो, वो पंडित जी आपका रुद्री पाठ कर देंगे। रुद्राभिषेक में होता है रुद्री पाठ, या तो होम में होता है, तो वहाँ पर देख लेना। एक होता है रुद्र स्वहकार होम, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट, बट वो और मज़ा आता है उसमें। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा ये वाला जो वीडियो है, वो मतलब 20 से तो मंत्र नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मस्त है वो वाला मंत्र, वो वाला सब मंत्र बहुत मस्त है। बाकी और भी बहुत सारे मंत्र हैं, ऐसे देवी देवताओं के आवाहन मंत्र हैं, वो भी आप लोग को नहीं पता है, वो सब भी सिखाऊंगा। मित्तल जी का तो ठीक है, उनके तो पति ही पंडित हैं तो उनका तो सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन वो बोलेंगे कि कैसा कैसा गुरु है, इसको सिखा रहा है, बीवी को सिखा रहा है। द थिंग इज नहीं, मतलब द थिंग इज स्त्रियों को इसका नहीं है, अलाउड नहीं है, पॉजिटिवली उनको अलाउड नहीं है, लेकिन स्टिल दे कैन डू इट विदाउट सेइंग इट आउट लाउड। मतलब अगर जोर से नहीं बोलते हैं देन इट इज़ अलाउड, मतलब मुंह पे ही विस्पर हो तो वो ठीक है, वहाँ पर वो लोग कर सकते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र वो लोग नहीं कर सकते, किसी भी तरह का गायत्री जो है वो उनका अलाउड नहीं है, क्योंकि स्त्रियों के लिए जो पंथ है, मतलब जो तांत्रिक पंथ है या फिर पूजा का पद्धति है, वो थोड़ा अलग है स्त्रियों के लिए। जैसे वो लोग ये करते हैं, आप लोग देखे होंगे कि शिव चर्चा होता है, शिव चर्चा, राइट। तो वहाँ पर वो लोग जो करते हैं ना, इट इज़ मोर लाइक अ साबर मंत्र काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पर वो शिव जी की चर्चा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो वो साबर मंत्र को टाइप में चला जाता है, जहाँ पर उनका जो गायक है, मतलब जो गाने का तरीका है और जो भजन का तरीका है, वही मंत्र बन जाते हैं। तो वो लड़कियों के लिए उतना पावर मिला हुआ उनको, हमको नहीं मिला हुआ, हमको पूरा एकदम पद्धति से चलना है, पद्धति से नहीं चलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये डिफरेंस। सर वो साइकिक है या नहीं पर्सन, वो पता चलता है कोई साइकिक रियली बस मोर लाइक मेंटल पेशेंट।
सुपर पावर्स मिलते हैं कुंडली से, झूठ नहीं बोलूँगा। अगर लग्नेश का सही प्लेसमेंट है, नवम भाव बहुत स्ट्रांग है, अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग है, पता चलता है कुछ लोगों का इस पावर आता है। मजाक नहीं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे मेरी बहन है, वो ना पूजा पाठ करते हैं ना ज़्यादा कुछ करती है, बट अगर वो टैरो का रीडिंग किसी का करती है तो एवरीवन हैज सेड, इवन माय ओन क्लाइंट्स, कि आपसे भयंकर आपकी बहन है। मतलब वो वैसा लगता है कि उसके सामने नंगा खड़े हो, सब कुछ बता देती है। तो उसके पास ये पावर है, आई डोंट नो हाउ। मेरे पास पावर है कि मैं टाइमलाइन प्रेडिक्ट कर पाता हूँ। मेरे भाई के पास पावर है कि उसका मतलब भयंकर 16 घंटा बैठ के पूजा कर सकता है। मेरे से नहीं होगा, 5 घंटे में मेरा कमर दुखने लगता है। तो उसके पास सब, मतलब हमारे फैमिली ब्लेस्ड है काइंड ऑफ। तो वो भी एक चीज़ है। तो सबके पास एक पावर सेट है, सबके पास है, बस वो एक्सप्लोर नहीं करते उस चीज़ को। वो पता चलता है कुंडली से सबका। यस यस, पता चलता है, yes, पता चलता है। सबके पास एक हिडन पावर है, उसको खोलना है बस। अष्टम भाव के नक्षत्र स्वामी को देखो, वहाँ पर आपका हिडन पावर पता चलता है। या फिर आपका खुद जन्म नक्षत्र भी बताया था कि आपका हिडन पावर क्या है। चलो, अब मुझे लग गया है भूख। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। 55 सूत्र आप लोग को मिल गए, रीड अ कुंडली। इस सबको वापस से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ट्राई टू रिमेंबर देम व्हाइल वी आर गोइंग थ्रू कुंडलीज, ठीक है। अगेन मैं बोलता हूँ कि जो मेन चार्ट है वहाँ पर देख के एस्ट्रोलॉजी मत सीखिएगा, दिमाग बर्बाद हो जाएगा। राइट, चलिए, गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास से वी गो थ्रू एवरी मतलब 12 क्लास में 12 क्लास लग जाएंगे। इतने सारे सूत्र हैं, इतनी सारी चीज़ समझानी है। सुनो सुनो, हाँ बताओ बताओ, इससे सुनिए सुनिए, इसको मारूंगा मैं, अब सही में डंडा लेके मारूंगा। हिमाचल आ रहा हूँ, पहले तो वहीं मारेंगे हम। आपने बोला था मनी लेने किसी का चार्ट देखने से, अगर ना ले तो जुपिटर खराब होगा। आपका तो खास करके आपका तो किडनी प्रॉब्लम दे देगा, करके देख लो। सॉरी, लिवर प्रॉब्लम दे देगा आपको। आपका तो एग्जॉल्टेड जुपिटर है ना, आपको तो किडनी प्रॉब्लम दे देगा, सॉरी लिवर प्रॉब्लम, पेट खराब कर देगा आपका। किसी रैंडम आदमी के ऐसे नहीं देखो तो बिल्कुल मत देखो भाई, पागल पागल हो क्या। कम से कम ₹1 में लिया करो। ऑल्दो द थिंग इज जुपिटर इज डिफाइंड, मतलब क्या है ना कि इवन राइट नाउ माई जुपिटर इज गेटिंग वीक। मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज आई एम डूइंग दिस, मतलब मेरा जो फीस है वो बहुत कम है, 751,1051, राइट। क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं गरीबों की हेल्प करूँगा। मतलब अमीर भी यहाँ पर ठीक आ जाता है, गरीब भी आता है। अमीर जो 10 करोड़ महीना कमा रहा है उसके लिए तो 1,000 रुपये कुछ भी है, वो तो खुशी से मेरे को और दे देते पैसे। लेकिन जो गरीब गरीब जिसका 10,000, तो जिसका 10,000 रुपया मंथली इनकम है, तो उसके लिए तो 1,000 बड़ा बात हो जाता है। 10% ऑफ हिज इनकम मंथली, तो बड़ा बात हो गया। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं दोनों का हेल्प करूँगा। अब पीपल आर देमसेल्व्स टेलिंग मी टू रेज माई फीस। बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरे को बोला कि सर जी आप फीस बढ़ाओ, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है कि आपको एस्ट्रोलॉजी की ज्ञान नहीं है तो आप कम फीस ले। मैंने फ़ीस लेना चालू किया था कम, क्योंकि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। मैंने फिक्स कर दिया 751,1051, ताकि वो रैंडम नंबर से मुझे सपने में आया, मैंने डाल दिया। अब चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन अब क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रहा है भीतर से कि मे बी दैट इज़ नॉट इनफ, देन आई एम रूनिंग माई जुपिटर। समझ में आ रहा है? मतलब आपको जितना फील है कि वो इनफ है, उतना ही आपकी फ़ीस हो जाएगी इन एस्ट्रोलॉजी, इन पूजा पाठ, इन कर्म कांड। अगर कोई पंडित बोले कि मुझे 5,000 चाहिए, तो उसका मतलब उसको 5,000 उसका फीस है। अगर नॉर्मल चीज़ ही नॉलेज दूँ मैं किसी को, तो भी यस, तो भी ख़राब होगा आपके लिए जुपिटर। एमएमए जैसा, यस स्टिल जुपिटर ख़राब होगा, बिकॉज यू आर गिविंग नॉलेज। उससे कोई किटकैट विटकैट खा लो। अगर बोलो कि मैं कुछ सिखाऊंगा तो मुझे एक पर खरीद के खिलाना पड़ेगा। पहले क्यों नहीं बताया? कोई भी नॉलेज, मैंने तो शुरुआत से ही बोला हुआ है, कोई भी नॉलेज अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो बिना उसका मुँह ले लिए, तो जुपिटर तो ख़राब होगा कोई भी। इसीलिए भाई एक चीज़ बताता हूँ, जो ये होता है ना, कर्म कांड होते हैं, तो वहाँ पर जो पंडित होता है, जैसे अगर वो अपना मूल्य के हिसाब से फीस ना ले, और जो ना दे, तो ना देने वाले का तो बर्बाद हो जाएगा। ना दे, अगर किसी को, पंडित को अगर आप खुश करके घर से ना भेजो, तो आपका तो जुपिटर गया, मतलब बृहस्पति गया आपका, ये तो 101% गया। एट द सेम टाइम, जैसे अगर जो पंडित नहीं लेगा फीस, बोलेगा कि मैं नहीं लूँगा, गुस्से में ही बोल दिया कुछ भी, या फिर उसको लगा कि उसके वर्क के हिसाब से उसको पर्याप्त पैसा नहीं मिला। इसीलिए मैं अगर कहीं जाता हूँ ना, पार्टी वार्टी में, अगर फैमिली का, तो सब आते हैं, हाथ देख लीजिए, कुंडली देख लीजिए, हाथ
बोलता हूँ नहीं, मैं छोटा मोटा एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। मैं तो साफा बोलता हूँ, मुझे छोटा मोटा एस्ट्रोलॉजर, उनको बुरा लगता है लगे, मेरे मेरे जुपिटर पर बात नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई नो दैट दे विल गिव मी 101 रुपीज, दैट इज नॉट माई फीस। उतना तो मैं स्टार्टिंग किया था तब नहीं देता था तब 251 रुपया लेता था, तो अभी कैसे ले लूँ? तो अगर पंडित बुला रहे हो घर में तो उसको पर्याप्त दो। ये तो सबके लिए है। आप भले ही आप पंडित हो, लेकिन मतलब ब्राह्मण हो जात से, लेकिन अगर आप पंडित को बुला रहे हो या फिर अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर को दिखा रहे हो और वो भी ब्राह्मण है मेरे ऐसा, तो उसको पर्याप्त पैसा दो, जितना भी उसका फीस है उतना दो। अब पंडित से कोई बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए, दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग व्हाट पीपल डू। आप अगर आप उस पंडित को अफोर्ड नहीं कर सकते उसको मत बुलाओ, किसी और पंडित को देख लो जिसका फीस कम है, वो ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मेरा इस स्टैंडर्ड का पंडित आए, जो आए बनारस से ही हो, पढ़ा लिखा हो, विश्वविद्यालय मतलब BHU से पढ़ा हुआ हो, और फिर आके आपको 500 रुपये में आपका पूरा रुद्र अभिषेक करता हो, तो नहीं आएगा, वो तो नहीं आएगा, वो तो आपको गरिया के चला जाएगा, मजाक नहीं, गाली ही देगा आपको। तो ये मत करो। अगर आपको अफोर्ड नहीं कर सकते पंडित को मत बुलाओ, क्योंकि बृहस्पति इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रह। अगर उसको आप खराब किए तो फिर जय श्री राम हो जाएगा आपका। सर मैंने ना एक बेसिक न्यूमरोलॉजी भी सीखा था। तो अभी मैं रिसेंटली एक शूट में गई थी, तो वहाँ पे जो पर्सन थे उसको एस्ट्रोलॉजी नहीं पसंद, मीन्स तो वो बोलते कि नहीं न्यूमरो वाइज ही आप देखो। उसका चार्ट मैंने देखा तो सन की पोजीशन सब कुछ गड़बड़ वड़बड़ है। तो फिर वो बोलते कि नहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं, आप न्यूमरोलॉजी से ही बताओ, न्यूमरोलॉजी से ही बताओ। तो फिर ऐसे उससे कैसे हम उससे रेमेडी दें? पूछिएगा, अगर आप कभी मिलिएगा उससे तो पूछिएगा कि सर जी पहले ये बताओ एक किसको रिप्रेजेंट करता है। वो बोलेगा सूर्य, तो बोलना कि सूर्य क्या न्यूमरोलॉजी में आया था कि पराशर जी ने लिखा था। उससे आप ये पूछना, सबसे मतलब पूछना उससे कि जो आप ये पढ़ा रहे हो न्यूमरोलॉजी, उसका बेसिस क्या है। बोलेगा एस्ट्रोलॉजी। बिना कुंडली के अगर सब कुछ हो जाता, अगेन आप उससे यही पूछ सकते हो कि बिना, अगर आप लाल किताब वालों से भी पूछ सकते हो कि अगर बिना कुंडली, बिना ग्रह, बिना नक्षत्र, बिना डिग्री, बिना नक्षत्र के स्वामियों के, बिना पदों के स्वामी के, बिना नक्षत्र के स्वामियों के, मतलब नक्षत्र के लॉर्ड जो अलग होते हैं उनका, बिना लग्न का, बिना टाइम का, बिना गोचर का, बिना दशा के सब कुछ हो जाता है, तो पराशर जी, भृगु जी, जो कि लिटरली सप्तऋषियों में आते हैं भृगु, या फिर जयमिनी जी, जो कि लिटरली केतु के ये है, केतु के मतलब केतु के खानदान से आते हैं, तो ये लोग अपना टाइम इतना वेस्ट क्यों किए? सर उनका भी मूलंग भाग्यांक दोनों वन आ रहा है, लेकिन सन है 6th हाउस में, फिर भी बोल रहे कि मेरे को बिजनेस ही करना है, ये करना है। एम्बिशंस तो बहुत हाई है और सुननी भी नहीं है। अभी इससे मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, कैसे भी क्या बताऊं? पूरा विनाश काले विपरीत बुद्धि लेकिन सन 6 हाउस में तो अच्छा है, सन 6 हाउस में तो अच्छा है, वो शत्रुंता योग क्रिएट करता है ना, तो क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन बिजनेस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। मूलांग भाग्यांग भी एक ही है, शत्रुंता योग भी है। मर्क्यूरी एक्चुअली इसका आदमी का पीड़ित होगा, ये सुन नहीं रहा ना, तो मर्क्यूरी पीड़ित है। कुंडली देखो, नवंसा देखो, पता चल जाएगा मर्क्यूरी बहुत पीड़ित है। वीनस, वीनस सन, हाँ मतलब वीनस भी खत्म हो गया इसका, बुध भी खत्म हो गया, वीनस कंबस्टन केतु पे, हाँ आ गया ना, देखा खत्म है ना। राशि कौन सी है वहाँ पर 6th में? मैं तो बोल दिया कि जेमिनाई। अच्छा, मतलब बुध किस नक्षत्र में? आद्रा में, मृगशिरा, आद्रा, आद्रा, आद्रा नक्षत्र में। पुनर्वसु में तो होगा नहीं, पुनर्वसु में तो फिर भी उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है, आद्रा में होगा। वो याद नहीं सर, आद्रा में ही होगा, उसको यही रिजल्ट मिला है। ठीक है, मतलब जाने दो, लून में फंस के मरेगा ये आदमी। बोल दो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो करना है करो। लून में फंस के मरेगा ये आदमी। जमुना ही था ना वहाँ पर, तो देखता हूँ। मसेटी अयम मचानो किम हुक्म 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 4 12 1 2 क्या लिख रहा हूँ, 1 और 2 ऊपर वीनस, मर्क्यूरी, सन। ओके, शत्रुंत जो क्रिएट हो मर्क्यूरी ऐसे के, तो ये यहाँ पर फल नहीं देगा। दसम भाव का स्वामी
यहाँ से त्रिकोण में बैठा हुआ है। ओके, मून का क्या कॉम्बिनेशन है इसका? मून का क्या है? मून कहाँ बैठा है इसका? फर्स्ट हाउस में सर सैटर्न एंड मून। बताऊं मैं आपको, सब मैंने नहीं, निकाला सब मत चार्ट। बताओ, ये आपका क्लाइंट है, मैं नहीं देखूंगा। नहीं सर, मैंने तो ऐसे ही डाला था। क्या हुआ? और कर सकता है बिजनेस एक्चुअली। क्यों ऐसे हमें सताने लगे? अगर दशमांशा सपोर्ट करता है और द्वितीय मतलब नक्षत्र, द्वितीय भाव का नक्षत्र स्वामी सपोर्ट करता है तो हाँ, ये आगे बिजनेस कर सकता है, उतना खराब नहीं है कुछ। और किस चीज़ का बिजनेस करेगा वो तो आपको देखना पड़ेगा। चलिए, आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट। कोई क्वेश्चन है क्या ओजस्वी भाई? ना ना, ओके, चलो, गुड नाइट।